मैं होता नहीं हूँ, इसके डेली एपिसोड आएंगे। डेली 2 एपिसोड आएंगे। एक लॉन्ग, एक शॉर्ट एपिसोड आता है 2 घंटे का, 1.5 घंटे का एपिसोड आ रहा है और अभी आते रहेंगे। और हम लोगों का जो नई स्टोरीज भी वर्क स्टार्ट हो गया है और हिडन योद्धा का वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बहुत जल्दी इसकी अपलोडिंग आने लगेगी और इसका बहुत जल्दी एंडिंग भी आ जाएगी। अप्रॉक्स 100 वीडियोस तक रह गई हैं। ओलिवर घबरा गया जब उसने देखा कि जीवन गंगा के साथ जुआ खेलने जा रहा है। उसने गंगा को यहाँ बुलाया था ताकि उसके साथ संबंधों में सुधार हो सके और हरेश को नाराज करने से बचा जा सके, न कि उसे शर्मिंदा करने के लिए। अगर गंगा ये शर्त हार गया और बाद में उसका सम्मान चला गया तो आज का निमंत्रण उल्टा असर करेगा। वह जल्दी से बोला, पीस सबसे जरूरी चीज है। मेरे विचार से हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। जीवन मुस्कुराया और बोला, ब्रदर, क्या तुम्हें डर है कि मास्टर हार जाएगा? जब उसने खुद ही जुआ खेलने की हिम्मत की है तो जरूर उसमें कुछ तो काबिलियत होगी। ओलिवर ने जीवन की ओर इशारा करते हुए कहा, प्रेसिडेंट ने पहले मास्टर को भेजकर मास्टर को बुलाया था। मुझे लगता है कि मास्टर की एल्केमी स्किल्स बहुत ऊंची होंगी। असल में ओलिवर चाहता था कि जीवन हरेश के सम्मान में गंगा को छोड़ दे, लेकिन अब जीवन एक लो लेवल अर्थ रैंक एल्केमिस्ट बन चुका था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। वह अब हरेश को भी ज्यादा नहीं मानता था और किसी को यह पसंद नहीं था कि कोई उसका नाम लेकर उसे दबाने की कोशिश करे। ओलिवर की बात सुनकर वह और असंतुष्ट हो गया और ठंडे स्वर में बोला, जब एल्केमिस्ट चैन हरेश का अतिथि है तो मुझे उसके एल्केमी स्किल्स जरूर परखने चाहिए। ओलिवर ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ये तो। जीवन ने बात काटते हुए कहा, ब्रदर, यह मेरे और मास्टर के बीच की बात है। जब वो खुद इतने आत्मविश्वास से भरे हैं तो तुम्हें क्यों चिंता हो रही है? वह गंगा की ओर मुड़ा और ताना मारते हुए बोला, मास्टर, अगर हम शर्त लगा रहे हैं तो कोई दांव भी होना चाहिए। तुम्हारे पास क्या है दांव के लिए? गंगा ने शांत होकर कहा, ये स्पिरिट स्टोन्स दांव होंगे। एक विचार के साथ गंगा ने अपनी स्टोरेज रिंग से सारे स्पिरिट स्टोन्स निकालकर मेज पर रख दिए। स्टोन मैन से जो स्पिरिट स्टोन्स उसे मिले थे उनमें से अब भी 130 से ज्यादा बचे थे। वे सब अब एक जगह ढेर हो गए, मंद रोशनी में चमकते हुए, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए। ओलिवर और बाकी लोगों ने पहले भी इतने स्पिरिट स्टोन्स देखे थे, पर वे हैरान थे कि गंगा इतने स्पिरिट स्टोन्स शर्त में लगा रहा है। खासकर जीवन, जिसने हाल ही में सारी संपत्ति स्पिरिचुअल हर्ब्स खरीदने में खर्च कर दी थी, अब उसके पास बहुत थोड़े स्पिरिट स्टोन्स बचे थे। उसने जल्दी से हिसाब लगाया, उसके पास लगभग 140 स्पिरिट स्टोन्स बचे हैं। उसने राहत की सांस ली। फिर सबकी नजरें गंगा की उंगलियों पर टिक गईं। जब उन्होंने देखा कि वह स्टोरेज रिंग से स्पिरिट स्टोन्स निकाल रहा है तो सब और भी चौंक गए। स्टोरेज रिंग्स दुर्लभ वस्तुएं थीं, पूरे उदयपुर शहर में केवल कुछ शीर्ष लोगों के पास ही होती थीं। गंगा की असल पहचान क्या थी? वह केवल कॉ फॉर्मेशन के मिड स्टेज पर था, फिर भी इतनी कम उम्र में स्टोरेज रिंग रखता था। भले ही उसकी क्षमता कुछ भी हो, उसका पृष्ठभूमि अवश्य असाधारण थी। इससे पहले कि कोई कुछ कहे, गंगा ने 1 दर्जन से ज्यादा पिल बॉटल्स भी मेज पर रख दिए। ये पिल्स भी दांव में शामिल हैं। उनकी कीमत का अंदाजा आप मास्टर डी के खुद लगा सकते हैं। जीवन ने भौहें सिकोड़कर एक बोतल उठाई, एक पिल बाहर निकाली और अचानक उसके चेहरे पर आश्चर्य झलक उठा। उसे पता चला कि वह पिल वास्तव में एक लो ग्रेड अर्थ पिल थी, जो भले वायलेट पिल से कमतर हो पर रोजाना कल्टीवेशन के लिए ज्यादा उपयुक्त थी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने सारी पिल्स एक एक करके जांची। अंत में वह कुछ कह ही नहीं सका। ओलिवर और बाकी लोग एलिक्सियर्स के जानकार नहीं थे। उन्हें बस इतना पता था कि गंगा की निकाली हुई पिल्स साधारण नहीं थी, पर उनकी कैटेगरी या कीमत का ज्ञान नहीं था। गंगा ने कहा, ये सब लो ग्रेड अर्थ पिल्स हैं। मास्टर डी के, आप बताए ये कितने स्पिरिट स्टोन्स के बराबर होंगी? ये सुनकर ओलिवर और बाकी लोग स्तब्ध रह गए। ऐसा नहीं कि उन्होंने पहले कभी लो ग्रेड अर्थ पिल्स नहीं देखी हों, पर इतनी बड़ी मात्रा में उन्होंने कभी नहीं देखी थी। यहाँ तक कि चेंबर ऑफ कॉमर्स में भी इतनी अर्थ पिल्स नहीं होती। जीवन का चेहरा बिगड़ गया और वह बोला, हिडन युआन पिल 3 स्पिरिट स्टोन्स में बिक सकती है। बॉडी कल्टिवेशन करने वाले कम होते हैं, तो बोन पिल और ब्लड कंडेंसेशन पाउडर एक एक स्पिरिट स्टोन की होंगी। कुल मिलाकर ये पिल्स 428 स्पिरिट स्टोन्स की हैं। अब जीवन का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया था।
पहले के 130 स्पिरिट स्टोन्स मिलाकर गंगा की शर्त अब 563 स्पिरिट स्टोन्स तक पहुंच गई थी। इतनी बड़ी रकम उदयपुर शहर की किसी भी शक्ति के लिए बहुत बड़ी बात थी। ऊपर से इन स्पिरिट स्टोन्स को जुए की शर्त में लगाना, ये तो अत्यधिक विलासिता थी। गंगा ने झुककर मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहते हैं मास्टर डीके, क्या मेरी ये शर्त आपके लिए पर्याप्त है? जीवन ने मन कड़ा किया और गहरी आवाज में बोला, ऐसा मत सोचो कि तुम अपनी दौलत के दम पर मुझे दबा सकते हो। तुम कभी भी पर्पल पिल रिफाइन नहीं कर पाओगे। जब तुम इतने स्पिरिट स्टोन्स और पिल्स मुझे देना ही चाहते हो तो मैं कैसे मना करूं? इतना कहकर उसने ओलिवर की ओर देखा और थोड़ी शर्मिंदगी से बोला, ब्रदर, क्या तुम मुझे कुछ स्पिरिट स्टोन्स उधार दे सकते हो? ये कहने के बाद उसका मन और जल उठा। वह एक सम्मानित अर्थ लेवल अल्केमिस्ट था और अब उसे एक युवा से जुआ खेलने के लिए पत्थर उधार लेने पड़ रहे थे। ये कितनी शर्मनाक बात थी। ओलिवर को जीवन की मदद चाहिए थी, इसलिए उसने तुरंत कहा, मास्टर, कितने स्पिरिट स्टोन्स चाहिए आपको? जीवन ने अपने स्टोन्स निकालकर मेज पर रखे, गिने और बोला, हम अभी भी 418 स्पिरिट स्टोन्स कम हैं। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। ओलिवर ने गंगा की ओर देखा और सोचा कि जीवन जरूर जीत जाएगा, इसलिए उसे चिंता नहीं करनी चाहिए कि वह पैसे लौटाएगा या नहीं। उसने तुरंत अपने नौकरों को 418 स्पिरिट स्टोन्स लाने का आदेश दिया। जीवन ने स्टोन्स आगे बढ़ाए और गंगा से कहा, अब क्या हम शुरू करें? जरूर, गंगा मुस्कुराया और हल्के से बोला, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले मास्टर अपनी कला दिखाएं, ताकि मैं देख सकूं कि आप सच में वायलेट पिल बना सकते हैं या नहीं। जीवन ने व्यंग्य से कहा, मेरी कला चुराना चाहते हो? क्या तुम कुछ घंटों में अल्केमी सीख लोगे? ठीक है, जब तुम इतने जिद्दी हो तो मैं दिखाता हूं अपनी कला। ये कहकर उसने अपना कॉल्ड्रन मंगवाया और तुरंत पिल्स रिफाइन करने लगा। वह बेहद शांत और केंद्रित था, जरा सी लापरवाही की भी गुंजाइश नहीं थी। आखिरकार वायलेट पिल बनाना उसके लिए भी कठिन था। कॉल्ड्रन और आग को हवा में तैरते देख ओलिवर और बाकी लोग घबराहट में पसीना पसीना हो गए। कुछ ही देर में पहली खेप तैयार हुई। सभी 7 काली पिल्स बेकार निकली। गंगा हंस पड़ा और बोला, लगता है मास्टर अभी थोड़ा कमजोर हैं। जीवन ने ठंडे स्वर में कहा, ये पर्पल पिल है, कोई भी 100% सफल नहीं होता। अगली खेप में मैं जरूर सफल होऊंगा। ओलिवर ने सिर हिलाया, हाँ, मुझे यकीन है मास्टर डीके जरूर सफल होंगे। आखिर यह बात उसके लिए बहुत अहम थी। अगर जीवन सफल होता तो उसे पर्पल पिल मिलती और वह एक्स्ट्रॉर्डिनरी रेल में पहुंच सकता था। दूसरी खेप असफल, तीसरी असफल, चौथी असफल, 9वीं खेप में उसने पूरी ताकत लगा दी, पर नतीजा वही रहा, असफलता। अब वह लगभग टूट चुका था। वह जो गंगा को शर्मिंदा करना चाहता था, अब खुद ही सबके सामने शर्मिंदा हो गया। वह ठंडे स्वर में बोला, लड़के, अभी मैं तुम्हारे साथ की शर्त के बारे में सोच रहा हूँ। मन शांत नहीं है, तुम पहले पर्पल पिल रिफाइन करो, मैं बाद में करूँगा। गंगा हंसते हुए बोला, मास्टर, तुम्हारा बहाना तो बहुत ही बेतुका है। तुम्हारा दवा बनाने में असफल होना मुझसे क्या संबंध रखता है? जीवन झुंझलाते हुए बोला, खैर, तुम पहले करो। ठीक है, मैं ही पहले करता हूँ। गंगा उठकर हॉल के बीच में चला गया। जीवन की अल्केमी भट्टी अभी भी जमीन पर थी। उसने अपना दायां हाथ हिलाया, हवा में ही वस्तु को नियंत्रित करते हुए भट्टी को अपनी ओर खींच लिया। फिर वह ठंडी मुस्कान के साथ बोला, माफ करना, मेरी अल्केमी भट्टी मेरी निजी संपत्ति है, इसे उधार नहीं दिया जा सकता। किसने कहा कि मैं तुम्हारी भट्टी उधार लेना चाहता हूँ? तुम तो बस अपनी ही अकड़ दिखा रहे हो। गंगा ने जीवन की ओर आंखें घुमाई और अपनी स्टोरेज रिंग से 4 सिंबल्स कॉल्ड्रन निकाल लिया। वहां मौजूद लोग भले ही दवा बनाना न जानते हों, लेकिन वे भट्टी के स्तर का अंदाजा जरूर लगा सकते थे। गंगा का 4 सिंबल्स कॉल्ड्रन जीवन की भट्टी से स्पष्ट रूप से कहीं अधिक उच्च स्तर का था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जीवन ने गंगा को अपनी भट्टी इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, जिससे गंगा को कुछ पल के लिए झेप महसूस हुई थी। उसने 4 सिंबल्स कॉल्ड्रन को देखा और व्यंग्य से बोला, लगता है तुम सच में एक अल्केमिस्ट हो जो अपनी भट्टी साथ लेकर घूमते हो, लेकिन एक अच्छी भट्टी होना सफलता की गारंटी नहीं है। हे, गंगा हल्के से मुस्कुराया, जीवन की बातों को अनसुना करते हुए। उसने बस एक विचार किया और 4 सिंबल्स कॉल्ड्रन उसके सामने तैरने लगी। उसी क्षण उसकी हथेली पर पर्पल नेदर फ्लेम प्रकट हुई।
उसने उंगली से इशारा किया और वो ज्वाला भट्टी के नीचे घूमने लगी। पूरा कमरा गर्मी से भर गया। इसके अलावा उस आग से खतरे की एक तेज अनुभूति भी हो रही थी। जब जीवन ने उस बैंगनी ज्वाला को देखा तो वह कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसका चेहरा बदल गया और वह चौंक कर बोला, स्पिरिचुअल फायर। वह दंग रह गया, उसे विश्वास नहीं हुआ कि गंगा के पास वास्तव में स्पिरिचुअल फायर है। फिर उसके चेहरे पर जलन और ईर्ष्या झलक उठी। वह व्यंग्य से बोला, मास्टर, मान लिया कि तुम्हारे किसी सीनियर ने तुम्हारी मदद कर स्पिरिचुअल फायर को काबू में कराया, लेकिन तुम्हारे खुद के अल्केमी कौशल इतने नहीं हैं कि तुम पर्पल लुओपिल बना सको। जीवन को पूरा यकीन था कि गंगा की उम्र देखते हुए उसके पास अल्केमी का कोई खास अनुभव नहीं हो सकता। आखिरकार उसे खुद इस स्तर का अल्केमिस्ट बनने में 50 साल से अधिक लग गए थे, जबकि गंगा अभी 20 का ही था। परिणाम चाहे जो भी हो, देखना तो अभी बाकी था। गंगा हल्के से मुस्कुराया जब उसने देखा कि 4 सिंबल्स कॉल्ड्रन का तल लाल होकर जलने लगा है, तो उसने ओलिवर द्वारा पहले से तैयार किए गए आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को उसमें डाल दिया। फायर कंट्रोल टेक्निक सक्रिय होते ही पर्पल नेदर फ्लेम उसकी पूरी आज्ञा में आ गई और भट्टी के नीचे अपना रूप बदलने लगी। कभी तेज, कभी कोमल, कभी धीली, कभी सख्त। जीवन उस गहन अग्नि कंट्रोल कला को देखकर स्तब्ध रह गया। उसके मन में एक बुरा एहसास उठने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, नहीं, असंभव है, पर्पल पिल इतना आसान नहीं है। इस बीच ओलिवर और अन्य लोग भी 4 सिंबल्स कॉल्ड्रन और पर्पल नेदर फ्लेम को ध्यान से देख रहे थे। भले ही वे अल्केमी नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें साफ समझ में आ रहा था कि गंगा की कला जीवन से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। क्योंकि जब जीवन पर्पल लुओपिल बना रहा था तो उसके चेहरे पर गंभीरता, माथे पर पसीना और शरीर में तनाव झलक रहा था। वह जरा भी ढिलाई नहीं बरत रहा था। वहीं दूसरी ओर गंगा बड़ी सहजता से ज्वालाओं को नियंत्रित कर रहा था, न तेजी से न धीमे, जैसे सब कुछ उसकी पकड़ में हो। हाँ, गलत। अब तुम्हें ईगल आई टाइगर की आंखों पर ध्यान देना चाहिए। अचानक जीवन चिल्लाया, जिससे सब डर गए। उसका तनावग्रस्त दिल अब थोड़ा शांत हुआ। वह गंगा की ओर इशारा कर बोला, मुझे लगा तुम बहुत बड़े उस्ताद हो, लेकिन तुमसे तो बेसिक गलती हो गई। तुमने जड़ी बूटियां डालने का क्रम ही उल्टा कर दिया। अब तो तुम हार चुके हो। तुम्हारे स्पिरिट स्टोन्स और पिल्स सब मेरे होंगे। ये कहते हुए जीवन ने मेज पर रखे सभी स्पिरिट स्टोन्स और पिल्स उठाने शुरू कर दिए। गंगा ने जोर से कहा, रुको, मैंने अभी खत्म नहीं किया। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं हार गया? क्रम गलत है और अब भी तुम बचने की कोशिश कर रहे हो। जीवन ने हाथ रोककर व्यंग्य भरे स्वर में कहा, ठीक है, फिर देखते हैं जब तुम्हारी ये बेकार गोलियां निकलेंगी तो तुम क्या कहते हो। गंगा शांति से दवा बनाता रहा, जबकि जीवन किनारे से तंज कसता रहा। तुम्हारे पास दवा बनाने की सारी अच्छी परिस्थितियां हैं, लेकिन खुद की शक्ति नहीं। तुम कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने सामग्री जोड़ने का क्रम भी गलत कर दिया। ये तो इतनी बेसिक गलती है कि कोई नौसिखिया भी नहीं करेगा। अरे, ये क्या कर रहे हो? तुमने एम्बरग्रीस को क्यों काटा? ये तो पूरे का पूरा डालना चाहिए, वरना इसकी संरचना खत्म हो जाएगी। तुम सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। गंगा ने उसकी ओर देखे बिना कहा, मीनाक्षी, ग्रीव विस्कर का सार उसके अंदर के तंतुओं में होता है। अगर पूरी विस्कर डाल दी जाए तो उसकी कठोर बाहरी लेयर तंतुओं को ढक लेती है और सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही औषधि में बदलता है। अगर विस्कर को काट दिया जाए तो उसका सार खुले हिस्से से बाहर आकर औषधि में घुल जाता है। जीवन कुछ क्षण के लिए हक्का-बक्का रह गया, फिर बोला, ये सब बकवास सिद्धांत कहाँ से सुने हैं तुमने? ये सब निरर्थक है। और अब ये क्या कर रहे हो? ल्यूजू फ्रूट अब डाल रहे हो? ये तो विस्फोट कर देगा। गंगा ने ठंडे स्वर में कहा, वमिलियन फ्रूट का उद्देश्य ड्रैगन सालाइवा विस्कस से मिलना है। जब विस्कस जल्दी घुल सकते हैं तो मैं वमिलियन फ्रूट भी डाल सकता हूँ। जीवन की लगातार बकबक से परेशान होकर गंगा ने पलटकर ठंडे स्वर में कहा, और हाँ, अपनी गंदी जुबान बंद रखो। मैं वॉयलेट पिल कैसे बनाता हूँ, ये मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम? जीवन गुस्से में कांप उठा, छाती पर हाथ बांधते हुए बोला, ठीक है, फिर देखते हैं तुम्हारी इस गड़बड़ पद्धति से कैसी गोलियां निकलती हैं। ओलिवर ने धीरे से पूछा, मास्टर, क्या सच में मास्टर भरोसेमंद नहीं हैं? जीवन बोला, उसने जड़ी बूटियों का क्रम, मात्रा और ज्वाला कंट्रोल सब कुछ गलत किया है। वो बस खेल रहा है। क्या तुम्हें ये भरोसेमंद लगता है? ओलिवर ने झेपते हुए कहा, लगता है मैंने मास्टर को गलत समझा।
जीवन ने तिरस्कार से कहा, बस देखते रहो, जब ये बर्बाद गोलियां निकलेंगी तो उसे रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इतने स्पिरिट स्टोन्स और पिल्स बर्बाद करने पर उसके बुजुर्ग उसे जरूर दंड देंगे। इतना कहते ही अचानक हवा में एक तेज औषधीय सुगंध फैल गई। वो सुगंध हल्की थी, लेकिन जब कोई सूंघता तो आत्मा तक तरोताजा हो जाती थी। जीवन चौंक कर बोला, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। तर्क के अनुसार गंगा की तरीके से तो जली हुई गंध आनी चाहिए थी। तभी वूश की आवाज के साथ भट्टी के ऊपर एक हवा का भंवर बना, जिसने आसपास की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा और औषधीय शक्ति को भट्टी में खींच लिया। हो गया। गंगा ने बाएं हाथ से भट्टी को ऊपर उठाया, जो फिर धीरे से जमीन पर आ गिरी। उसने दायां हाथ हिलाया और भट्टी से 6 बैंगनी गोलियां बाहर निकलीं, जो उसकी हथेली में आकर घूमने लगीं। वो 6 गोलियां रंग, चमक और आकार में एक जैसी थीं और उनमें औषधि की शक्ति पूरी तरह विकसित थी। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। सभी लोग उन 6 गोलियों को घूरते रह गए। किसी के मुंह से एक शब्द भी न निकला। लगता है मैंने जीत लिया, गंगा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। जीवन अपने भ्रम से बाहर आया। उसके चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था। उसने दाएं हाथ से अपने कान और गाल को खुजलाते हुए बड़बड़ाया, ये कैसे हो सकता है? कुछ तो गलत है। उसने सारे कदम गलत उठाए थे। वो वायलेट पिल कैसे बना सकता है? अचानक उसने सिर उठाया, गंगा की ओर उंगली दिखाते हुए चिल्लाया, तुमने धोखा किया है। ये वायलेट पिल्स तो तुम पहले से तैयार करके लाए थे। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? हार को स्वीकार भी नहीं कर सकते? गंगा ने जीवन की ओर ठंडी नजरों से देखा। उसकी आंखों में एक तेज चमक उभरी। वायलेट पिल तैयार देखकर ओलिवर ने तुरंत माहौल संभालने की कोशिश की और बोला, अल्केमिस्ट क्यू, सबने अपनी आंखों से देखा है कि अल्केमिस्ट चैन ने वायलेट पिल यहीं बनाई है, इसमें कोई शक नहीं। बाकी दोनों भी बोले, सही कहा मास्टर, गोली तो अभी निकली है और अभी गर्म भी है, इसमें धोखाधड़ी कैसे हो सकती है? जीवन का चेहरा पहले पीला और फिर लाल पड़ गया। शर्म और गुस्से से वह दांत पीसने लगा। वह 9 बार असफल हुआ था, जबकि गंगा पहली ही कोशिश में सफल हो गया। और सबसे ज्यादा बेरहम बात यह थी कि जब गंगा गोली बना रहा था, तब जीवन लगातार उसका मजाक उड़ा रहा था, उसे नीचा दिखा रहा था और अंत में उसी के सारे तर्क गलत साबित हो गए। अब साफ था कि दोनों में से असली अल्केमिस्ट कौन है। गंगा ने मेज पर रखे स्पिरिट स्टोन्स को अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया, लेकिन सबकी हैरानी के लिए कुछ स्पिरिट स्टोन्स अभी भी मेज पर पड़े थे। मास्टर, इन स्पिरिट स्टोन्स के लिए धन्यवाद। गंगा मुस्कुराया, जबकि जीवन का चेहरा तना हुआ था। फिर वो मुड़कर बाहर निकल गया। भान भान भान, पास में सोया हुआ अरपाओ तुरंत उछलकर गंगा के पीछे चल पड़ा। ओलिवर ने घबराकर कहा, मास्टर, वो वायलेट पिल्स। गंगा बिना मुड़े बोला, क्या तुम्हें लगता है मैं 20 स्पिरिट स्टोन्स के लिए वायलेट पिल बनाऊंगा? क्या तुम मुझे इतना सस्ता समझते हो? हाँ, तुम्हारी जड़ी बूटियां इस्तेमाल की हैं, उसके बदले मैं 10 गुना चुका रहा हूँ। 30 स्पिरिट स्टोन्स मेज पर रखे हैं, संभाल कर रखो। ओलिवर ने मेज की ओर देखा और समझ गया कि वो स्पिरिट स्टोन्स उसके लिए छोड़े गए थे। वो कड़वी मुस्कान के साथ बोला। उसके मन में पछतावे की लहर उठी। अगर उसे पता होता कि गंगा इतना माहिर अल्केमिस्ट है, तो वह कभी 20 स्पिरिट स्टोन्स जैसी मामूली पेशकश न करता। वो मुआवजा तो अब बहुत ही बेरहम लग रहा था। गंगा के जाने के बाद भी जीवन कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रहा, सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। ओलिवर ने भी खुद को संभाला और जीवन की ओर देखा। अब जब गंगा जा चुका था, तो उसे वायलेट पिल के लिए फिर से जीवन पर ही निर्भर रहना था। मास्टर, कृपया। लेकिन ओलिवर कुछ कह भी नहीं पाया था कि जीवन बिना पीछे देखे सीधा बाहर निकल गया। वह बोला, ब्रदर, मैं जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे स्पिरिट स्टोन्स लौटा दूंगा। अलविदा। कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही जीवन जा चुका था। ओलिवर वहां खड़ा रह गया, उदास, निराश, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि जीवन को दिए हुए स्पिरिट स्टोन्स अब कभी वापस नहीं मिलेंगे। क्या मनहूस किस्मत है, वह बड़बड़ाया और गुस्से में कमरे में घुसते हुए नौकरों को चिल्लाया, जाओ, चुन्हे गार्डन से सारी रंगीन लाइटें यहाँ ले आओ। इस बीच जीवन जेंग के घर से निकलकर सीधा घोड़े पर सवार हुआ और रून गिल्ड की ओर चल पड़ा। उस लड़के का संबंध हरेश से है, मुझे पता लगाना होगा कि वो असल में है कौन। और हरेश, अब जब मैंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, तो मैं गिल्ड प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए तुम्हें चुनौती दूंगा। जीवन तेजी से गिल्ड भवन में ऊपर चढ़ा और अध्यक्ष के दफ्तर का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया।
हिमानी, तुम? हरेश ने सिर उठाया और जीवन को देखा। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वह उठकर आगे आया और बोला, वॉनली, तुम आखिर लौट आए। कैसा रहा? क्या तुम अर्थ लेवल एल्केमिस्ट बन गए? जल्दी से परीक्षा दो ताकि मैं तुम्हारा बैज बदल दूं। जीवन गुस्से से भरा हुआ आया था, लेकिन जब उसकी नज़र हरेश की छाती पर लगे सिल्वर बैज पर पड़ी, जिस पर 2 काली रेखाएं थीं, तो उसके होंठ सख्त हो गए। रून गिल्ड के प्रतीक में एक रेखा निम्न स्तर का, 2 मध्यम, 3 उच्च मध्यम और 4 शीर्ष स्तर का संकेत देती है। इसका मतलब था कि हरेश अब एक मिडिल लेवल अर्थ रैंक एल्केमिस्ट बन चुका था। जीवन, जो हमेशा हरेश से टक्कर लेना चाहता था, अब समझ गया कि जहां वह अभी अभी लोअर लेवल अर्थ रैंक तक पहुंचा है, वहीं हरेश उससे एक स्तर ऊपर पहुंच चुका है। उसका आत्मविश्वास टूट गया और उसने नम्र स्वर में कहा, प्रेसिडेंट, आपको मध्य स्तर के अर्थ रैंक एल्केमिस्ट बनने की बधाई। हरेश ने अपने बैच की ओर गर्व से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, कुछ दिन पहले मैं रामपुर गया था, वहीं परीक्षा दी और पास हो गया। रून गिल्ड की परीक्षा उच्च स्तरीय अल्केमिस्ट ही निचले स्तर के उम्मीदवारों के लिए आयोजित करते हैं और वही बैच प्रदान करते हैं। इसलिए हरेश को परीक्षा देने के लिए उच्च स्तर के गिल्ड में जाना पड़ा था। वह बोला, वॉनली, तुमने अभी अपना बैच नहीं बदला है। मैं खुद तुम्हारा परीक्षक बनूंगा। अगर तुम पास हो गए तो लो लेवल अर्थ रैंक एल्केमिस्ट बन जाओगे। लेकिन जीवन को उसकी खुशी और जोश देखकर और भी झुंझलाहट होने लगी। प्रेसिडेंट, मेरा आज मूड नहीं है, परीक्षा किसी और दिन रख लेते हैं। उसने सिर हिलाया और बात बदलते हुए पूछा, वैसे प्रेसिडेंट, क्या आपको पता है कि एक मास्टर उदयपुर में आया है? ये सुनते ही हरेश की मुस्कान गायब हो गई और वह गंभीरता से बोला, क्या तुम मास्टर की बात कर रहे हो? जीवन चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि हरेश भी गंगा को मास्टर कहेगा। उसने पूछा, क्या आप उस युवा मास्टर की बात कर रहे हैं जिसके पास एक बड़ा पीला कुत्ता है? हरेश की आंखों में प्रशंसा झलक उठी। हाँ, वही मास्टर। मैं तो मध्य स्तर के अर्थ रैंक एल्केमिस्ट उन्हीं की मार्गदर्शन से बना हूँ। उनकी अल्केमी कला भयावह रूप से ऊंची है। उन्होंने तो बस एक नज़र में एक्स्ट्रॉर्डिनरी पिल का फॉर्मूला सुधार दिया था। विश्वास करना मुश्किल है। जीवन के मुंह से अनायास निकला। अब उसे समझ में आया कि गंगा ने पर्पल लुओ पिल को बदले हुए नुस्खे से बनाया था, न कि किसी गलती से। उसके दिल में कड़वाहट भर गई। उसके और गंगा के बीच का फर्क तो आसमान और जमीन जितना था। शायद अगली बार मिलूंगा तो मुझे भी उसे मास्टर कहकर ही संबोधित करना पड़ेगा। हरेश ने पूछा, क्या हुआ वॉनली? तुम अचानक मास्टर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? जीवन ने कड़वी मुस्कान दी और बोला, कुछ नहीं, बस उनकी ख्याति सुनी थी, इसलिए पूछ लिया। हरेश ने संदेह से पूछा, क्या तुम्हें उसका पूरा नाम पता है? मैं तो सिर्फ जानता हूँ कि उसका उपनाम चैन है। जीवन ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। वह जल्दी से विदा लेकर बाहर निकल गया। अल्पविराम। गंगा ज़ेंग के घर से निकलने के बाद बहुत प्रसन्न था। इस यात्रा में कुल 563 स्पिरिट स्टोन्स मिल गए, बुरा सौदा नहीं। ज़ेंग के घर से यांग रेजिडेंस पहुंचने के रास्ते में जेम मैंशन की दीवारों के पास से होकर जाना पड़ता है। गंगा ने मैंशन की ओर देखा और मन में सोचा, ये जगह इतनी समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी है, अगर खाली पड़ी रही तो बहुत अफसोस की बात होगी। मुझे एलिसन के परिवार को जल्द यहाँ लाने के लिए कहना चाहिए। मास्टर, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। जैसे ही उसने सिर घुमाया और गोस्वामी फैमिली की ओर लौटने वाला था, पीछे से एक जानी पहचानी मधुर स्त्री स्वर सुनाई दी। गंगा ने मुड़कर देखा तो एक लंबी सुंदर युवती उसकी ओर चलती आ रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि रून गिल्ड के गिल्ड मास्टर मो की शिष्या हिमानी थी। वो रुक गया और हिमानी के पास आने का इंतजार किया, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, मिस्सी, क्या आप मुझसे कुछ मिलने आई थी? ब्यूटीफुल लेडी सी। शब्द सुनते ही हिमानी ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। उसकी खूबसूरत आंखें इधर उधर घूमी और वह सम्मानपूर्वक बोली, मास्टर, क्या आप कृपया कोई और संबोधन इस्तेमाल कर सकते हैं? मुझे ब्यूटीफुल लेडी सी मत कहिए। गंगा मुस्कुराया और बोला, अच्छा, फिर हिमानी। हिमानी मुस्कुराई और बोली, अब ये ज्यादा सामान्य लगा। फिर उसने पूछा, वैसे आप जेम मैंशन में क्यों नहीं रह रहे? गंगा बोला, मैंने जेम मैंशन दे दी। क्या दे दी? हिमानी ने आश्चर्य से कहा, पूरे उदयपुर में सिटी लॉर्ड्स मैंशन के बाद यही जगह सबसे समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा वाली है। असंख्य लोग यहाँ रहना चाहते हैं और आपने इसे ऐसे ही दे दिया। आखिर किसे दी?
गंगा ने दूर स्थित यांग रेजिडेंस की ओर इशारा किया और कहा, वहां जो उपाध्याय फैमिली का घर है, आपने इसे उपाध्याय फैमिली को दे दिया। हिमानी चौंक गई, उसके चेहरे पर उलझन थी। गंगा ने कहा, उपाध्याय फैमिली को नहीं, बल्कि उपाध्याय फैमिली की पहली पत्नी की निजी दासी को। हिमानी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। वह पूरी तरह निरुत्तर थी। वो जेम मैंशन जिसे पाने के लिए लोग तरसते थे, अब एक दासी के पास थी। वह गंगा को घूरते हुए बड़बड़ाए, आप सच में बहुत रहस्यमय इंसान हैं। गंगा मुस्कुराया और बोला, वैसे तुम मुझसे मिलने आई थी, कोई जरूरी बात थी? हिमानी बोली, कुछ दिनों में एक बैंक्वेट है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलें। गंगा ने उसे ध्यान से देखा। ये स्त्री न केवल सुंदर थी, बल्कि उसमें एक अद्भुत गरिमा थी। वो निश्चित रूप से उदयपुर के असंख्य युवाओं का सपना थी। वो हंसते हुए बोला, हिमानी, क्या तुम डर रही हो कि बहुत से लड़के परेशान करेंगे, इसलिए मुझे ढाल बनाना चाहती हो? उसकी बात बिल्कुल सही साबित हुई। हिमानी ने जल्दी से कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपसे कुछ अलकमी के रहस्य भी साझा करना चाहती हूँ, बल्कि यूं कहूँ कि मैं आपका मार्गदर्शन चाहती हूँ। जब बात अलकमी की आती थी तो हिमानी गंगा की पूजा जैसी करती थी। गंगा ने गंभीर होकर कहा, जब तुम इतनी श्रद्धा से आग्रह कर रही हो तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? बैंक्वेट कहाँ है? हिमानी बोली, जनरल्स मैंशन में, वहाँ शहर के रक्षक जनरल रखा का निवास है। गंगा ने सिर हिलाया, ठीक है, वहाँ मिलते हैं। हिमानी बोली, तुम सीधे वहाँ पहुँच जाना। बैंक्वेट जनरल जेंग के बेटे उमेश के स्वागत के लिए है। वहाँ ज्यादातर युवा लोग होंगे, तुम्हें उनके साथ घुलने मिलने में दिक्कत नहीं होगी। गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद। हिमानी ने उसकी ओर देखा और पूछा, वैसे मास्टर, मुझे अब तक आपका नाम ही नहीं पता। गंगा बोला, मेरा नाम गंगा है, अब से मुझे इसी नाम से बुलाना। सच में? हिमानी का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसे लगा कि उनके बीच की दूरी और कम हो गई है। अल्पविराम। अगले कुछ दिनों तक गंगा ने खुद को पूरी तरह साधना में लगा दिया। इसी बीच उदयपुर में एक अल्केमिस्ट की कहानी फैल गई। ब्रिज के नीचे बैठा कहानीकार अब मास्टर और उसका बड़ा पीला कुत्ता नामक कहानी सुनाने लगा। कुछ ही दिनों में मास्टर का नाम घर घर में गूंजने लगा। लोग उसके बारे में बेहद उत्सुक थे, लेकिन कोई उसका असली नाम नहीं जानता था और बहुत कम लोगों ने उसे देखा था। सब बस इतना जानते थे कि वह हमेशा एक मोटे बड़े पीले कुत्ते के साथ रहता है। यहाँ तक कि उदयपुर के सिटी लॉर्ड ने भी मास्टर के बारे में पूछताछ की। जब उन्होंने हरेश से पूछा तो वह भी नहीं जानते थे कि मास्टर कहाँ रहता है, जिससे सिटी लॉर्ड निराश हो गया। मास्टर की चर्चा के अलावा शहर में एक और बड़ी खबर छाई हुई थी। चेंबर ऑफ कॉमर्स 2 हफ्तों में एक भव्य नीलामी आयोजित करने जा रहा था। इस नीलामी में कई दुर्लभ वस्तुएं रखी जाएंगी, लेकिन सबसे अधिक ध्यान आकर्षित कर रही थी 18 मिड ग्रेड अर्थ पिल्स और 3 हाई ग्रेड अर्थ पिल्स। मिड ग्रेड पिल्स तो सामान्य थीं, लेकिन हाई ग्रेड अर्थ पिल्स ने उदयपुर की सभी शक्तिशाली ताकतों को हिला दिया। हर बड़ा परिवार और संगठन इन गोलियों को हासिल करने के लिए स्पिरिट स्टोन्स जुटाने लगा। आखिरकार ऐसी गुणवत्ता की गोलियां उदयपुर में बेहद दुर्लभ थीं। यह मौका दोबारा मिलना कठिन था। चाहे ऊंची कीमत चुकानी पड़े, सभी शक्तियां इन्हें पाने के लिए तैयार थीं। लेकिन गंगा इन सब घटनाओं से पूरी तरह अनजान था। जैसे जैसे बैंक्वेट का दिन नजदीक आया, उसने आखिरकार साधना से बाहर आकर कमरे से कदम रखा। महत्वाकांक्षा की कमी है, कमरे में बैठे योगेश ने धीरे से बड़बड़ाया। अब उसे गंगा को समझाने की इच्छा भी नहीं थी। लोली उसके पास आए और बोली, आज रात एक बैंक्वेट है, माँ चाहती हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। गंगा मुस्कुराया, माफ करना, मेरा पहले से वादा है। तो ठीक है, मत चलो, लोली ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा और कमरे में वापस चली गई तैयारी करने के लिए। गंगा ने कहा, अंकल ह्यूओ, आंट स्वे, मैं जा रहा हूँ। फिर वो अड़पाव के साथ बाहर निकल गया। लोली ने जाते हुए उसकी और अड़पाव की पीठ देखी। अचानक उसके दिल में हल्की सी हलचल हुई। उसका नाम चैन है और वो एक मोटे पीले कुत्ते के साथ है। क्या वो वही मास्टर तो नहीं? उसने सिर हिलाया और खुद ही हंस दी। नहीं नहीं, वो मास्टर कैसे हो सकता है? मैं भी क्या सोच रही हूँ। गंगा जब जनरल्स मैंशन पहुंचा तो वहां बहुत चहल पहल थी। ज्यादातर युवा लोग मौजूद थे, क्योंकि आज का आयोजन जनरल के बेटे उमेश के स्वागत में था। उदयपुर के सभी बड़े परिवारों के युवा वहां मौजूद थे।
आखिर जनरल के बेटे की दावत थी, उपस्थित होना तो बनता था। चूंकि सब शक्तिशाली परिवारों से थे, स्वाभाविक था कि उनके बीच अलग अलग स्तर के ग्रुप बने हुए थे। गंगा ने देखा कि वे अपनी ताकत और परिवार के आधार पर कई ग्रुप में बटे हुए थे। वे एक दूसरे को जानते तो थे, लेकिन बहुत कम बातचीत करते थे। भीड़ में गंगा ने डैनिश, फातिमा, मोहिनी, रोहित और कुछ अन्य परिचित चेहरों को देखा। यही लोग पिछली बार फुटबॉल मैदान में भी थे। वे लोग बहुत ऊंचे दर्जे के नहीं थे, इसलिए मुख्य ग्रुप में नहीं, बल्कि अपने छोटे छोटे दायरे में बातें कर रहे थे। अरे, वो गंगा नहीं है। डेनिश और बाकी ने गंगा को देखा, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। फुटबॉल मैदान की वह घटना अब भी उनके मन में चुभन की तरह थी, जब वे सब भाग निकले थे और गंगा को वहीं छोड़ गए थे। इसलिए कोई भी वह बात दोहराना नहीं चाहता था। डेनिश अब भी सोच रहा था कि गंगा आखिर ओलिवर से कैसे बच निकला था। वह उसकी ओर बढ़ा, बाकी लोग भी उसके पीछे चल दिए। डेनिश ने पुकारा, गंगा। गंगा ने सिर घुमाया, उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, नमस्ते। फिर से मिल गए। उसकी शांत मुस्कान देखकर और फुटबॉल मैदान की याद करते ही डेनिश और बाकी के चेहरों पर असहजता फैल गई। रोहित गुस्से से बोला, क्या हंस रहे हो तुम, डेनिश? डेनिश ने रोहित को रोकते हुए गंभीर स्वर में कहा, गंगा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ, आखिर तुम ओलिवर के हाथों से कैसे बचे? गंगा ने सामने खड़े उन लोगों को देखकर हल्के व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, असल में ओलिवर से बात करना मुश्किल नहीं था। मैंने बस उसे समझाया कि कसाई की छुरी छोड़कर बुद्ध बन जाए, और उसने मुझे छोड़ दिया। हम पर चाले चलने की कोशिश मत करना। रोहित ने गुस्से में गंगा को घूरा और हमला करने के लिए हाथ उठाया। डेनिश ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और गंभीर आवाज में बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है ये जगह कौन सी है? रोहित डर के मारे कांप उठा। ये जनरल्स मैंशन था, और वह तो बस एक रंगाई की दुकान के मालिक का बेटा था। वह यहाँ किसी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? रोहित ने ठंडे स्वर में नाक से आवाज निकाली। उसकी निगाहें अब भी गंगा पर टिकी रहीं। डेनिश की आंखों में भी ठंडक झलक रही थी। वह बोला, तुम सोचते हो कि सिर्फ एक मोटे पीले कुत्ते को पालने से तुम मास्टर बन गए? अभी तुम हमें तुच्छ समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें इसका पछतावा जरूर करवाऊंगा। गंगा ने मासूमियत से कहा, मैंने तुम्हें नीचा नहीं समझा। उस दिन जब हालात बिगड़ गए थे, तुम लोगों ने भागने का जो फैसला किया वो सही था। डेनिश और बाकी सबका चेहरा गुस्से से लाल और पीला पड़ गया। सभी ने दांत पीसते हुए गंगा की ओर घूरा। डेनिश ने दांत भींचते हुए कहा, उसकी बातों में मत आना। वो हमें भड़काना चाहता है ताकि हम कुछ करें, और फिर जनरल्स मैंशन के पहरेदार हमें पकड़ लें। वो व्यंग्य से बोला, हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। न्यूरोपैथी। गंगा ने आंखें घुमाई और डेनिश को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए मुड़ा और अपने स्नैक्स खाने में लग गया। ब्लैक जिंग में तरह तरह के स्नैक्स थे जो गंगा ने पहले कभी नहीं देखे थे, और उनका स्वाद भी बेहद अच्छा था। गंगा की पीठ देखते हुए रोहित दांत पीसते हुए बोला, देहाती मूर्ख, फिर भी इतना अकड़ता है। मोहिनी ने डेनिश का हाथ थामकर ठंडी आवाज में कहा, ब्रदर कून, आज रात हम इसे बाहर घेर कर इसका मुंह तोड़ देंगे, तब इसे समझ आएगा कि खुद को कितना बड़ा समझता है। ठीक है। डेनिश ने सिर हिलाया और बोला, लेकिन अब भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लड़का आखिर ओलिवर के हाथों से कैसे बच निकला। फातिमा ने कहा, शायद उसने घुटनों पर गिरकर दया की भीख मांगी होगी, और ओलिवर ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। डेनिश ने सिर हिलाया, ओलिवर दया से नहीं, बल्कि चतुराई से मानने वाला व्यक्ति है। विनती करने से कुछ नहीं होता। गंगा ने डेनिश और उसके साथियों को पूरी तरह नजरअंदाज किया। वह आराम से खाना खाता रहा और आसपास की बातचीत सुनता रहा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अब उदयपुर का मशहूर व्यक्ति बन चुका है। लेकिन उसे यह मजेदार लगा कि लोग जिस मास्टर की बातें कर रहे थे, वह एक मोटे पीले कुत्ते के साथ इतना अजीब क्यों लगता है। नीलामी के विषय में गंगा को विनीता से बेहद संतुष्टि थी। भले ही ब्लैक स्टार में अभी तक स्कैर्सिटी मार्केटिंग की विचार नहीं थी, पर विनीता ने पहले ही इस रणनीति का उपयोग गंगा की दवाओं को प्रसिद्ध करने के लिए शुरू कर दिया था। गंगा को पूरा विश्वास था कि उस नीलामी में उसकी औषधियां उम्मीद से कहीं ज्यादा मूल्य पर बिकेंगी, यहां तक कि सामान्य बाजार की कीमत से भी बहुत ऊपर। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम नहीं आओगे? पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई।
गंगा ने मुड़कर देखा, वह लोली थी। लोली ने लाल पोशाक पहन रखी थी, बालों को सुंदर जूड़े में बांधा था, होंठ गहरे लाल, चेहरा गोरा और नाजुक। भले ही वह एक सेवक की बेटी थी, पर उसकी सुंदरता किसी भी अमीर युवती से कम नहीं थी। गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ आओगी। लोली ने उलझन भरी नजरों से पूछा, और तुम्हें किसने बुलाया? गंगा ने सच्चाई से कहा, रून गिल्ड की हिमानी ने। बस, तुम्हें तो डींगे मारने की आदत है। लोली ने आंखें घुमाई और नाराज होकर बोली, पहले जेम मैंशन की चाबी का झूठ, अब कह रहे हो कि हिमानी ने तुम्हें बुलाया है। क्यों नहीं कहते कि जनरल जेंग ने खुद बुलाया? तुम्हें ये झूठ बोलने की आदत बदलनी चाहिए। गंगा ने बेबसी से कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब हिमानी आएगी तब तुम्हें खुद दिख जाएगा। वाह, कितनी खूबसूरत है। उदयपुर की 2 सुंदरियों में से एक, सच में बेमिसाल। कमाल की सुंदरता। उसी वक्त अंदर मौजूद लोगों ने हैरानी से सांस खींची। सभी की नजरें द्वार की ओर मुड़ गईं। गंगा ने भी सिर घुमाया। दरवाजे पर गुलाबी पोशाक पहने एक युवती दाखिल हो रही थी। वह असाधारण सुंदर थी। उसकी शालीनता और कोमलता ने बाकी सभी स्त्रियों को फीका कर दिया। गंगा हैरान रह गया। वह युवती और कोई नहीं बल्कि रूबीना थी। उसके पीछे अनिकेत भी चल रहा था। लोली ने गंगा की ओर देखा और खींच भरे स्वर में कहा, देखो तो सही, कैसे मुंह फाड़कर घूर रहे हो। ये मेरी यंग लेडी रूबीना है और उनके पीछे मेरे यंग मास्टर अनिकेत। अगर तुमने मेरे पिता की बात मानी होती तो आज यंग मास्टर के निजी सेवक बनकर उनके पीछे चल रहे होते। गंगा ये सुनकर बस मुस्कुरा दिया और सिर हिलाया। उसे अंदाजा नहीं था कि जिस उपाध्याय फैमिली का जिक्र गोस्वामी फैमिली करता था, वह दरअसल यही रूबीना का घर था। क्या हंस रहे हो? लोली ने उलझन से उसकी ओर देखा, फिर जल्दी से आगे बढ़कर रूबीना का स्वागत किया और उनका हाथ थाम लिया। उपाध्याय फैमिली उदयपुर के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक था, इसलिए रूबीना और अनिकेत का दर्जा स्वाभाविक रूप से बहुत ऊंचा था। जैसे ही वे दोनों आए, सबका ध्यान उन्हीं पर केंद्रित हो गया। कई लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए, जिनमें डेनिश और उसके साथी भी शामिल थे। पिछली बार फुटबॉल खेल के दौरान लोली ने रूबीना को बुलाया था, क्योंकि वह उससे दोस्ती करना चाहती थी, पर जब वह नहीं आई थी तो सभी निराश हुए थे। भीड़ के बीच जब सब उनका स्वागत कर रहे थे, अचानक अनिकेत ने जोर से पुकारा, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर। सभी ने उसकी दिशा में देखा। अनिकेत भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और एक ऐसे व्यक्ति की ओर भागा जिसकी ओर अब तक किसी का ध्यान नहीं गया था। चेहरे पर उत्साह और कृतज्ञता के भाव थे। सब हैरान रह गए जब देखा वो व्यक्ति था गंगा। रूबीना भी तुरंत आगे आई, चेहरे पर खुशी झलक रही थी। गंगा, बहुत अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। मैं तुम्हारी बहुत चिंता कर रही थी। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। ये कौन है? उदयपुर की ठंडी स्वभाव वाली प्रसिद्ध सुंदरियां, जो आदमियों से कभी विनम्रता से बात तक नहीं करती, आज इस आदमी से इतने स्नेहपूर्ण शब्द कह रही है। क्या दोनों के बीच कोई विशेष रिश्ता है? लोली तो जैसे जम सी गई थी। वह अविश्वास से गंगा को देख रही थी। ये कैसे हो सकता है? ये डींगे मारने वाला आदमी यंग मास्टर का बेनिफैक्टर कैसे हो सकता है? और यंग लेडी को देखकर इतनी खुश क्यों है? वह जल्दी से उनके पीछे चली गई। दिल में सवालों का तूफान उठ चुका था। अनिकेत उत्साह से बोला, बेनिफैक्टर, मुझे लगा था राजेश ने आपको मार डाला। आपको सुरक्षित देखकर बहुत खुशी हुई। रूबीना ने महसूस किया कि उसने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे दी थी। उसने खुद को संभाला और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, गंगा, तुम ठीक तो हो? गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसने अनिकेत की ओर देखा और बोला, अनिकेत, मुझे बेनिफैक्टर मत कहो, बस ब्रदर कहो, वही ठीक है। अनिकेत ने बिना झिझक के कहा, ठीक है ब्रदर। ये देखकर लोली और भी हैरान रह गई, क्योंकि आमतौर पर अहंकारी स्वभाव का यंग मास्टर किसी को इतनी आसानी से सम्मान नहीं देता था। वो तुरंत पूछ बैठी, यंग मास्टर, इस गंगा ने ऐसा क्या किया कि आप उसे बेनिफैक्टर कहते हैं? अनिकेत बोला, उसने मेरी जान बचाई थी। रूबीना ने भौहें चढ़ाईं। बस करो, उन अप्रिय बातों को फिर से मत छेड़ो। अनिकेत ने हंसते हुए बात बदल दी। वैसे ब्रदर, पिछली बार जब तुमने लोकी के नाम का मजाक उड़ाया था, उसका मतलब क्या था? गंगा ने समझाया, मेरे गृहनगर में एक त्योहार होता है जिसे अप्रैल फूल्स डे कहा जाता है। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख,
और ह्यूमन का मतलब होता है मनुष्य। इस दिन लोग एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं और धोखे देते हैं, बस मजे के लिए। ये बहुत ही दिलचस्प त्योहार है, इसलिए मुझे लोकी का नाम मजेदार लगा। रूबीना ने खुशी से कहा, तुम्हारा गृहनगर तो बहुत दिलचस्प है, वहाँ इतने मजेदार त्योहार होते हैं। अनिकेत ने पूछा, ब्रदर, अप्रैल फूल्स डे के अलावा और कौन से मजेदार त्योहार हैं? गंगा ने कहा, हाँ, बहुत सारे हैं, जैसे वाटर स्प्लैशिंग फेस्टिवल, हैलोवीन, ईस्टर और भी कई, सब बहुत दिलचस्प हैं। कुछ देर बात करने के बाद अनिकेत ने धीरे से कहा, ब्रदर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। लोकी मारा गया है, अब मेरी बहन को उस कमीने से शादी नहीं करनी पड़ेगी। गंगा ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। रूबीना ने हल्की मुस्कान दी और बोली, थोड़ा अजीब लगता है जब तुम मुझे बधाई देते हो जबकि कोई मर गया है। अनिकेत ने कहा, बताओ तो सही, किसने राजेश और लोकी को मारा? उसने वाकई बहुत अच्छा काम किया। गंगा ने गंभीरता से सिर हिलाया, मुझे भी ऐसा ही लगता है, वो जरूर कोई हैंडसम, रोमांटिक और स्टाइलिश तलवारबाज होगा। रूबीना ने मुंह ढककर हल्का सा हंसते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम उस आदमी को जानते हो। जब गंगा और उसके साथी बातचीत कर रहे थे, डैनिश और उसके लोगों के चेहरे गंभीर होते जा रहे थे। डैनिश ने गहरी आवाज में कहा, लगता है ओलिवर का गंगा को छोड़ देने का फैसला जरूर उपाध्याय फैमिली से जुड़ा है। रोहित ने भौहें सिकोड़कर पूछा, अब क्या करें? क्या आज रात फिर इस लड़के को पीट दें? विकास के उससे रिश्ते को देखते हुए, अगर उसे पता चला कि हमने इसे पीटा है तो मुसीबत हो जाएगी। डैनिश ने ठंडी नजरों से कहा, पहले देखते हैं हालात कैसे जाते हैं, फिर तय करेंगे। उसी वक्त सभा में फिर से हलचल मच गई। एक खूबसूरत नौजवान जो टाइट कपड़ों में था, अंदर के कमरे से चलता हुआ आया। उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली था, आंखें तेज और आत्मविश्वास से भरी, बाकी बिगड़े हुए अमीर युवाओं से बिल्कुल अलग। उमेश आ गया, कितना हैंडसम है। सुना है यंग मास्टर पहले से ही कॉ फॉर्मेशन स्टेज के शिखर पर पहुंच गया है। सिटी लॉर्ड के बेटे के अलावा उदयपुर की युवा पीढ़ी में उससे मजबूत कोई नहीं। ऐसे लोग ही असली प्रतिभाशाली कहलाते हैं, जिनकी हम सब प्रशंसा करते हैं। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे और अब सबका ध्यान रूबीना से हटकर उमेश पर चला गया। उमेश भीड़ की प्रशंसा में नहाते हुए शांत खड़ा था, जैसे उसे इस आदर की आदत हो। अचानक उसकी नजर रूबीना पर पड़ी, जो किसी आदमी के साथ मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। उसका चेहरा काला पड़ गया। वो और सिटी लॉर्ड का बेटा कसम खाए भाई थे और समर फिलहाल सिटी लॉर्ड के साथ रिश्तेदारी की बात कर रहा था। उसके नजरिए में ये रिश्ता तय होते ही रूबीना उसकी होने वाली भाभी थी, इसलिए वो किसी भी आदमी को उसके करीब आते नहीं देख सकता था, खासकर तब जब उसका भाई शहर में नहीं था। उसे अपने भाई की भावी औरत पर नजर रखनी थी। एम्स यांग। उमेश आगे बढ़ा, रूबीना को नमस्कार किया, फिर गंगा की तरफ देखा और बोला, ये कौन है? जरा परिचय करवाइए। रूबीना ने कहा, ये गंगा है। उमेश ने सिर हिलाया, फिर गंगा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, गंगा है ना? मुझे तुमसे दो बातें करनी है, मेरे साथ चलो। ये कहकर उसने गंगा के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और किनारे की ओर चल दिया। मैं तुम्हें बताता हूँ, वाटर फेस्टिवल में सब लोग एक दूसरे पर पानी डालते हैं, बहुत मजा आता है। अगर मौका मिले तो तुम भी जरूर ट्राई करना। पीछे से आती यह आवाज सुनकर उमेश पलटा, देखा कि गंगा ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था और रूबीना व बाकी लोगों से बातें कर रहा था। उसका चेहरा ठंडा हो गया। वह गुर्राया, क्या तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा था? गंगा ने हल्की नजर डाली और बोला, तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता भी हूँ क्या? फिर उसने निश्चिंत भाव से रूबीना, अनिकेत और लोली से कहा, हैलोवीन में तो सब लोग। उमेश को उम्मीद नहीं थी कि उदयपुर में कोई उसे इस तरह अनदेखा करने की हिम्मत करेगा। उसका गुस्सा फट पड़ा। गंगा, क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? गंगा बोला, आओ मैं तुम्हें ईस्टर के बारे में भी बताता हूँ। वो अब भी उसकी ओर देखे बिना अपनी बातें करता रहा। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने पूरे हॉल को घेर लिया। कॉ फॉर्मेशन स्टेज के शिखर की दबाव शक्ति से कई लोग सांस तक नहीं ले पा रहे थे। उमेश का ज्ञान स्तर वहां मौजूद युवाओं से कहीं ऊपर था। वो उदयपुर का असली प्रतिभाशाली था। थोड़ी दूरी पर रोहित उत्साह से बोला, गंगा गया काम से। उसने उमेश को उकसाया है, अब मारा जाएगा। फातिमा ने कहा, यह जनरल्स मैंशन है, आज तो उमेश के स्वागत के लिए दावत रखी गई है, वो किसी पर हमला नहीं करेगा। डैनिश हंसते हुए बोला, ये तो आसान है,
आज रात हम गंगा को घेर कर अच्छी तरह पीट देंगे और कह देंगे कि यह उमेश के आदेश पर किया गया है। तब उपाध्याय फैमिली भी कुछ नहीं कह पाएगा। सबको लग रहा था कि गंगा ने बहुत बड़ी मूर्खता की है। चाहे आज उसे छोड़ भी दिया जाए, लेकिन उमेश को नाराज करके वह उदयपुर में कैसे टिकेगा। यंग मास्टर, गंगा से गलती हो गई, कृपया नाराज मत हो। उमेश को गुस्से में देखकर लोली डर गई कि कहीं गंगा को मार न दे, इसलिए उसने जल्दी से माफी मांगी। उमेश ने ठंडी निगाह से उसे देखा और कहा, तू क्या है, एक नौकर की बेटी, मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? आज तुझे यहाँ बुलाना ही तेरे लिए बहुत बड़ा एहसान है। ये सुनकर लोली का चेहरा फीका पड़ गया, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकी क्योंकि वह उमेश को नाराज करने की हिम्मत नहीं रखती थी। रूबीना ने भौहें चढ़ाकर ठंडे स्वर में कहा, यंग मास्टर, आपकी बातें हद पार कर रही हैं। क्या आपको जरा भी सम्मान की समझ नहीं? उमेश ने तिरछी नजर से उसे देखा और ठंडे स्वर में कहा, मिस, तुम शायद मेरे स्वॉन ब्रदर की पत्नी बनने वाली हो, इसलिए जरा अपने शब्दों और बर्ताव पर ध्यान दो। मेरे भाई को चरित्रहीन औरतें पसंद नहीं। ये बेरहम बातें सुनकर रूबीना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अनिकेत ने गुस्से में कहा, उमेश, मेरी बहन की अभी किसी से सगाई नहीं हुई है, बकवास मत करो, और वो हमेशा दूसरों से दूरी बनाए रखती है। तुम कैसे कह सकते हो कि वो चरित्रहीन है? उमेश ने सख्त चेहरे से गंगा की ओर इशारा करते हुए कहा, वो अभी इसी आदमी से बातें कर रही थी, यही सबूत है कि वो चालू है। ये सुनकर सबने सिर हिलाया। उमेश सच में हद से ज्यादा घमंडी और बेहुदा था। हे, गंगा ने हंसते हुए कहा, यंग मास्टर, तुम्हारी बात के हिसाब से तो तुम्हारी माँ भी चरित्रहीन हुई। उमेश दहाड़ा, तुमने मेरी माँ का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? गंगा जोर से हंसते हुए बोला, तुमने खुद कहा कि किसी और मर्द से बात करना चरित्रहीनता है, तो बताओ, क्या तुम्हारी माँ ने अपने पिता के अलावा किसी और मर्द से कभी बात नहीं की? उमेश गंगा के सवाल सुनकर बिल्कुल चुप रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने गंगा से कहा, लड़के, क्या तुम्हें पता है मेरा अपमान करने का नतीजा क्या होता है? गंगा मुस्कुराया और पलटकर बोला, और तुम्हें पता है मेरा अपमान करने का अंजाम क्या होता है? इन शब्दों ने पूरे हॉल में हलचल मचा दी। सब लोग गंगा के इस रवैये से हैरान रह गए। फिर कई लोगों के चेहरे पर मजे लेने वाली मुस्कान आ गई। उदयपुर की युवा पीढ़ी में सिटी लॉर्ड के बेटे को छोड़कर किसी ने भी कभी उमेश से कोई फायदा नहीं उठाया था। उमेश का गुस्सा फटने को था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने ठंडी नजरों से गंगा की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, बहुत बढ़िया, तुम मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत रखते हो। अब यहाँ से निकल जाओ। ये जनरल्स मैंशन है और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तुरंत यहाँ से निकलो। अंतिम शब्द, निकलो, उसने लगभग चिल्लाकर कहा। यह आदेश गंगा को असमंजस में डाल गया। अगर वो चले जाते तो इसका मतलब होता कि उन्हें घर से भगा दिया गया है, लेकिन वहीं रुकना और सब सहना उन्हें और ज्यादा अपमानित करता। रूबीना और अनिकेत के चेहरे गंभीर हो गए। अनिकेत ने घूरते हुए कहा, हमें यहाँ तुम्हारे साथ रहना भी नहीं है ब्रदर, चलो। यंग मास्टर, फेयरवेल। रूबीना ने भी दृढ़ता से गंगा का साथ दिया। वे जैसे ही जाने को हुए, दरवाजे की दिशा से एक ठंडी दृढ़ आवाज आए, रुको, किसी को भी जाने की जरूरत नहीं, मैं देखना चाहती हूँ जनरल्स मैंशन में कौन हमें निकालने की हिम्मत रखता है। भीड़ अपने आप किनारे हट गई। सफेद वस्त्रों में लिपटी दिव्य आभा से युक्त एक युवती अंदर आए। उसकी तीखी बादामी आंखें जब कमरे में घूमी तो एक प्रभावशाली प्रभा फैल गई। वह धीमे धीमे कमरे के बीचों बीच पहुंची, जैसे ये दावत उसी के सम्मान में आयोजित की गई हो। किसी ने फुसफुसाया, ये कौन है? एनलाइटनमेंट स्टेज के आखिरी चरण में है, फिर भी उमेश से इस तरह बात कर रही है। ये तो मौत को बुला रही है। पागल हो क्या? चुप रहो। बगल में किसी ने तुरंत टोका। उदयपुर की दो प्रतिभाशाली युवतियां हैं, एक रूबीना और दूसरी हमारे सामने खड़ी हिमानी। क्या ये हिमानी है? वो आदमी जिसने पहले बात की थी हैरानी में हाँफ गया और डर से कांप उठा। उसे टू ब्यूटीज ऑफ उदयपुर की उपाधि से डर नहीं लगा, वो तो केवल सुंदरता की बात थी। लेकिन हिमानी केवल सुंदर नहीं थी, वो एक सम्मानित स्पिरिचुअल लेवल एल्केमिस्ट थी और रून गिल्ड के अध्यक्ष की शिष्या भी। उसकी स्थिति अगर तुलना करें तो उमेश से भी ऊंची थी, लगभग सिटी लॉर्ड के बेटे के बराबर। हिमानी, तुम आ गई। हिमानी को देखते ही उमेश का चेहरा खिल उठा। वह गंगा और बाकी सबको भूलकर उसकी ओर चला गया।
उसके मन में उदयपुर की ये दोनों सुंदरियां, रूबीना और हिमानी, दो सबसे चमकते फूल थीं और उसे लगता था कि वे स्वाभाविक रूप से उन्हीं जैसे श्रेष्ठ आदमियों की होंगी, यानी वह और उसका स्वॉन ब्रदर। रूबीना उसके भाई की थी और वह खुद लंबे समय से हिमानी का पीछा कर रहा था। हालांकि उसने अब तक सहमति नहीं दी थी, लेकिन वह पहले ही उसे अपनी भावी पत्नी मान चुका था। उमेश को पास आते देख हिमानी ने एक कदम पीछे लिया और ठंडी आवाज में बोली, उमेश, मुझे इतनी आत्मीयता से मत पुकारो, हमारे बीच इतना रिश्ता नहीं है। ये कहकर उसने उसकी ओर देखा भी नहीं और सीधा गंगा के पास चली गई। वो मुस्कुराई और हल्के खेद भरे स्वर में बोली, माफ करना, मैं देर से आई, लगभग तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाता। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। सबको लगा था कि हिमानी रूबीना का साथ दे रही है, पर असल में वो गंगा की तरफ थी और उसकी नज़रें गंगा पर जिस तरह से थीं, उनमें सम्मान, प्रशंसा और हल्की सी कोमलता थी। ये देखकर सबके मन में एक ही सवाल उठा, क्या उदयपुर की दोनों प्रतिभाशाली सुंदरियां इस एक लड़के के पीछे हैं? उमेश को नज़रअंदाज कर दिए जाने से उसका चेहरा सख्त हो गया। उसे लगा उसने सबके सामने इज्जत खो दी है। उसने गंगा की तरफ घूरते हुए सोचा, आखिर इस आदमी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? हिमानी उसे अलग नज़रों से क्यों देखती है? उसके दांत किटकिटाने लगे। उसके मन में गंगा के लिए गहरी नफरत भर गई। गंगा का रूबीना से बात करना तो उसके भाई का मामला था, लेकिन हिमानी का उसके साथ खड़ा होना, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी औरत उससे छीन ली जा रही हो। उसने क्रोध से भरी आंखों से पूछा, हिमानी, तुम्हारा इस लड़के से क्या रिश्ता है? उमेश के मुंह से हिमानी शब्द सुनकर हिमानी का चेहरा काला पड़ गया। वह ठंडी आवाज में बोली, उमेश, तुमने अभी पूछा था कि गंगा को किसने बुलाया। मैं बताती हूँ, मैंने बुलाया। वो मेरा अच्छा दोस्त है। अब क्या तुम उसे निकालोगे? हालांकि उमेश उसे अपनी भावी पत्नी मानता था, पर सीधे तौर पर उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं रखता था। वह गहरी आवाज में बोला, हिमानी, यह मामला मेरे और उसके बीच का है, तुम बीच में मत पड़ो। अगर आज तुम इसकी मदद भी कर दो तो क्या ये हमेशा बच जाएगा? हिमानी एक कदम आगे बढ़ी, गंगा के सामने आकर बोली, उमेश, क्या तुम सच में सोचते हो कि कॉ फॉर्मेशन के शिखर पर पहुंचकर तुम जो चाहो कर सकते हो? गंगा का इस स्वागत समारोह में आना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है और तुम उसे समझ तक नहीं पा रहे। कितनी हास्यास्पद बात है। मेरा सम्मान? उमेश ठंडी हंसी हंसा, गंगा को देखकर बोला, उदयपुर की युवा पीढ़ी में मेरे बड़े भाई और तुम्हारे अलावा सिर्फ तुम हो, हिमानी, जिन्हें देखकर मुझे सम्मान महसूस होता है। बाकी सब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके शब्द घमंड से भरे थे। सबके चेहरों पर असहजता थी, मगर कोई कुछ कह नहीं सका। हिमानी का चेहरा ठंडा हो गया। वह बोली, उमेश, हमारी पुरानी जान पहचान का मान रखते हुए एक बात कह रही हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे पंगा लेना तुम्हारे बस की बात नहीं। कौन? क्या तुम इस लड़के की बात कर रही हो? उमेश ने गंगा की ओर उंगली दिखाकर जोर से हंसा। हा, ये तो बस एक डरपोक लड़का है जो औरत के पीछे छिपा है। ये करेगा क्या? हिमानी कुछ बोलने ही वाली थी कि गंगा ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। वह समझ गई और पीछे हट गई। गंगा आगे बढ़ा, उमेश को सिर से पांव तक देखते हुए शांत स्वर में बोला, उमेश, है ना, तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, लेकिन दम उतना नहीं है। हिमानी की इज्जत में मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, खुद को एक तमाचा मारो तो आज की बात यहीं खत्म। वाह! पूरा हॉल हिल गया। उमेश तो पहले ही घमंडी था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि गंगा उससे भी ज्यादा घमंडी निकलेगा। उमेश का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, लड़के, क्या कहा तुमने? अगर हिम्मत है तो फिर से कहो। गंगा हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम बधिर हो? तुम मौत को दावत दे रहे हो। उमेश ने गुस्से से अंदर खड़े गार्ड्स की ओर चिल्लाया, मेरा प्रेशियस स्वॉर्ड लाओ। थोड़ी ही देर में 3 गार्ड्स बड़ी मुश्किल से लगभग 2 मीटर लंबी तलवार उठाकर लाए। जैसे ही उन्होंने उसे जमीन पर रखा, क्लैंग की आवाज आई, फर्श हिल उठा और सबके पैरों तले धरती कांप गई। उमेश ने एक झटके में तलवार उठा ली। उसकी आंखों में घमंड झलक रहा था। वह गर्जा, मेरी यह कीमती तलवार कई दिनों से खून नहीं पी सकी। लड़के, बताओ, हिम्मत है मुझसे लड़ने की? उसकी तलवार और उसका रौब दोनों ही प्रभावशाली थे, लेकिन गंगा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तुम मुझसे लड़ने के काबिल नहीं। तुम्हारे पास हिम्मत कैसे है कहने की मैं इसके काबिल नहीं हूं?
उमेश गरजा और उसकी प्रबल सच्ची ऊर्जा फूटी, पूरा दावत हॉल झकझोर गई। उसने तेजी से अपनी तलवार घुमाई, गंगा को मार डालने के लिए तैयार। हिमानी, रूबीना, लोली और अनिकेत की कलकल असर की पकड़ कम थी। वे दबावपूर्ण आभा से तुरंत हक्का-बक्का रह गए और उनकी नजरें सब गंगा पर टिक गईं। उसकी जान को लेकर सब चिंतित थे। बाकी लोग झटपट पीछे हट गए ताकि चंद फाइटिंग में फंसकर आघात न सहना पड़े। डेनिश, जूइन, मोहिनी और बाकी चेहरे पर तंज भरी हंसी लिए थे। उनकी नजरों में अगर उमेश ने तलवार चलाई तो गंगा एक झटके में आधा आधा कट जाएगा। रुको रुको उमेश, बंद करो। इसी समय एक शख्स अचानक इस ओर उड़ा और जोर से चिल्लाया। सबने देखा तो नए आए शख्स को ओलिवर के रूप में पहचान लिया। वह रका का छोटा भाई और शहर के गजनी जनरल का भतीजा था। आवाज सुनते ही उमेश ने अपनी कीमती तलवार नीचे रख दी, रका की तरफ देखा और आश्चर्य से भौहें चढ़ीं। वह अपने भाई रका के स्वभाव को जानता था। वह अपने लोगों का बहुत ख्याल रखता था और स्वभाव से कठोर था। आज वह एक बाहरी की मदद क्यों कर रहा था? वो भौहें चढ़ाकर बोला, दादाजी, यह आदमी घमंडी और बड़ा चढ़ाकर बात करने वाला है। इन्होंने तो मेरी कोई लत लगाई। तुम मुझे रोकने को कहते हो, पर मैं इस अपमान को कैसे निगल लूं? ओलिवर ने उमेश को एक चिन्ह किया, जल्दी में कुछ भी करने से रोकते हुए, और फिर गंगा की ओर तालीम कर नम्रता से बोला, मास्टर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ताकि मैं आकर तुम्हारा अभिनंदन कर पाता? मास्टर दान, ये सुनकर सब हक्का बक्का रह गए। बताया गया कि यह व्यक्ति असल में एक अल्केमिस्ट, एल्केमी करने वाला है। अगर वह अल्केमिस्ट भी है तो उसकी उम्र के हिसाब से अधिकतम वह स्पिरिट स्तर का ही होगा। फिर भी उसकी इतनी घमंड, जाहिर था कि उसके पीछे कोई ताकतवर पृष्ठभूमि होनी चाहिए। सबने यही सोचा, पर भीड़ में से एक आदमी चुपचाप भीड़ से निकलकर चला गया। वो कोई और नहीं बल्कि जीवन था। उसे ओलिवर ने आज रात उमेश का साथ देने के लिए बुलाया था, पर जैसे ही वह आया, उसने देखा कि गंगा और उमेश बहस कर रहे हैं। उसने अंदर आशा की थी कि उमेश गंगा को मराकर उसे शर्मिंदा कर देगा, पर आश्चर्य हुआ कि ओलिवर ने बीच बचाव कर दिया। गंगा के सामने शर्मिंदा होना नहीं चाहता था, इसलिए वो चुपचाप और जल्दी से जनरल के हवेली से निकल गया। किस्मत है कि ओलिवर यहाँ है। ओलिवर ने उमेश को रोका देख रूबीना, अनिकेत और लोली ने सबने दिल की सांस छोड़ी। फिर शक भरी नजरों से गंगा की ओर देखा, पर उन्हें यह नहीं पता था कि गंगा असल में एक अल्केमिस्ट है। मिस्टर जेंग, आपसे फिर मिलकर अच्छा लगा। गंगा ने ओलिवर की ओर एक नजर डाली और शांत होकर कहा। ओलिवर गंगा के ठंडे व्यवहार से नाराज नहीं हुआ। गंगा की अल्केमी में महारत को देखते हुए उसका घमंड करने का हक था। सबसे जरूरी बात यह थी कि गंगा रून गिल्ड का सदस्य नहीं था और ओलिवर का इरादा गंगा को जिंदल फैमिली में शामिल करने का था। इस तरह भविष्य में जिंदल फैमिली के पास एक उच्च स्तरीय अल्केमिस्ट होगा और उनका भाग्य चमक उठेगा। वो मुस्कुराया और गंगा से कहा, मास्टर, मिलवाता हूँ, यह मेरा भतीजा जेंग। दादाजी, आप उससे क्यों डरते हो? ओलिवर के बोल खत्म होने से पहले ही उमेश ने क्रोध से चिल्लाया, चाहे वह अल्केमिस्ट ही क्यों ना हो, वह मुझसे फायदा उठा रहा है। अगर आज हम इसे जाने देंगे तो मैं उदयपुर में फिर कैसे टिक पाऊंगा? चुप करो, ओलिवर ने ठंडे स्वर में कहा, पर उमेश नहीं रुका और गंभीर स्वर में बोला, दादाजी, हमारा जिंदल फैमिली सैनिक परिवार है। हम वीरता और बहादुरी को महत्व देते हैं। अब जब मैंने तलवार निकाली है तो मैं निश्चित रूप से उससे लड़ूंगा, चाहे वह अल्केमिस्ट हो या फॉर्मेशन मास्टर। मैं उससे कभी डरूंगा नहीं। पहले ओलिवर का दर्जा ऊंचा था और वह उमेश को दबा सकता था, पर अब उमेश भी कॉ फॉर्मेशन चरण की चोटी पर पहुंच चुका था। वह जय गौरव के साथ उदयपुर लौटा था और उसकी शख्सियत में थोड़ी सी घमंड भी आ चुकी थी। और अगर आज गंगा को छोड़ दिया गया तो भविष्य में उदयपुर में कौन उमेश से खौफ खाएगा? ओलिवर ने भौहें सिकोड़ते हुए अंततः गंगा से टकराव करने का मन नहीं बनाया और सलाह दी, यूहू, मास्टर में रिफाइन करने की काबिलियत है। दूसरे भाई, बस करो। अचानक अंदर के कमरे से एक स्वर उठा। वो आवाज बहुत नर्म थी, पर जनरल के पूरे हवेली में गूंज गई और हर कोई स्पष्ट रूप से सुन सका। ये जनरल है, किसी ने चिल्ला कर कहा। उस आदमी की आवाज आगे बढ़ी, शांत स्वर में कहते हुए, छोटे लोगों को उनके मामलों से निपटने दो। दूसरे भाई, तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए। ओलिवर अंदर कराह उठा। सामने वाला उच्च स्तरीय अल्केमिस्ट था, कोई मामूली शख्स नहीं। अगर उमेश ने सच में उसे मार दिया तो ये बड़ी हानि होती। तब तक ओलिवर की गंगा को जीताने की योजना पूरी तरह फेल हो चुकी होती।
फिर भी ओलिवर हमेशा अपने बड़े भाई का सम्मान करता था। भले ही वो असंतुष्ट था, फिर भी उसने कड़वी मुस्कान दी, किनारा किया और कहा, ऐसा है तो तुम लोग खुद सुलझाओ। इस समय हर किसी को ऐसा लगा मानो सब कुछ रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रहा हो। ओलिवर ने स्पष्ट रूप से मामले को दबा दिया था, पर आश्चर्य ये कि रखा ने अपने बेटे का समर्थन कर दिया। ये समझ में आता था, उमेश गौरव के साथ लौटा था, वह अपनी पहली ही रात पर अपमान कैसे सहन कर सकता था। पिता बुद्धिमान है, उमेश ने अंदर के कमरे की ओर हाथ जोड़कर कहा। चेहरा उत्साह से चमक उठा और वह तुरंत आत्मविश्वास से भर गया। उसे पता था कि अगर उसने आज किसी को मार भी दिया तो उसके पिता उसके लिए ढाल बनेंगे। उसने गंगा की तरफ मुड़कर तंज भरा, रूबीना, हिमानी और मेरे दादाजी, तुम लोगों के पास पहले से ही 3 सहायक हैं। अगर तुम्हारे कोई बड़े साथ थे तो उन्हें बुलाओ, नहीं तो मेरे साथ लड़ो। गंगा ने सिर हिलाया। मैंने कहा था, तुम इसके काबिल नहीं हो। ओलिवर के बीच में हस्तक्षेप के बाद उमेश पहले जैसा उतना आवेगी नहीं रहा। उसने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अल्केमिस्ट होने के नाते तुम्हारी हैसियत इतनी ऊंची है कि तुम मुझे कह सको कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ? मेरी राय में तुम्हें मुझसे लड़ने से डर लग रहा है ना? गंगा कुछ कह पाता उससे पहले अनिकेत चिढ़कर बोला, उमेश, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कॉ फॉर्मेशन की चोटी पर हो, जबकि भाई जी। मुंह मोड़कर देखा तो अनिकेत गंगा का चरण नहीं देख पाया। फिर उसने उमेश से कहा, खैर, तुम लोगों से दबाव बना रहे हो, यह अन्याय है। उमेश तिरस्कार से ठहाका लगाकर बोला, तुम्हारी तर्क के हिसाब से हम क्यों साधना कर रहे हैं? जब हम लड़ते हैं, अगर कोई हमसे उच्च चरण का है तो क्या वे हमें छोड़े देते हैं? हफ, ऐसी बातें हास्यास्पद हैं। हिमानी ने तिरस्कार से कहा, उमेश, अगर ऐसा है तो तुम क्यों नहीं गंगा के साथ अलकमी में मुकाबला करते? उमेश शान से सीना ताने खड़ा था और आत्मविश्वास से बोला, आखिरकार इस वर्ल्ड में ताकत का ही आदर है। अलकमी, फॉर्मेशन, ये सब बाहरी चीजें हैं। असली कौशल तब है जब अपनी खुद की ताकत मजबूत हो। वो तंज भरे स्वर में गंगा से बोला, लड़के, अगर तुम लड़ने की हिम्मत नहीं रखते तो मैं तुम्हें हैंडीकैप दे सकता हूँ। अगर तब भी तुम लड़ने की हिम्मत नहीं रखते तो जनरल के हवेली से रेंगते हुए निकल जाओ, मैं तुम्हें जाने दूंगा। गंगा ने खेल खेल में मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अगर पीटना ही है तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। ठीक है। उमेश की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, आओ आंगन में चलते हैं और अच्छी तरह से लड़ते हैं। गंगा ने सर हिलाया, जरूरत नहीं है, यही ठीक रहेगा, लड़ाई जल्दी समाप्त हो जाएगी। उमेश ने अपनी आंखें संकोड़ ली, आत्मविश्वास से मुस्कुराया और सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लड़ाई वाकई जल्दी समाप्त हो जाएगी। बोली खत्म होते ही उसने इधर उधर एक नजर डाली और गंभीर स्वर में कहा, सब लोग आगे हट जाओ ताकि कोई अनजाने में घायल न हो जाए। मैं इलाज के खर्चा का भुगतान नहीं करूंगा। सभी पीछे हट गए। ओलिवर ने हालात को देखकर गंगा की तरफ एक नजर डाली, सिर हिलाया और आह भरी, फिर उसने भी किनारा किया। रूबीना, अनिकेत, हिमानी और लोली गंगा के पास खड़े रहे और नहीं हिले। हिमानी ने मांसपेशियां सिकोड़ते हुए पूछा, क्या तुम वाकई उससे लड़ना चाहते हो? रूबीना ने कहा, उमेश कौ की चोटी पर पहुंच चुका है। गंगा, अपने मान सम्मान के लिए खुद को चोट मत पहुंचाना। अनिकेत ने ठंडे स्वर में कहा, जब मैं उमेश की उम्र पर पहुंचूंगा तो मैं निश्चित रूप से उससे भी स्ट्रांग होऊंगा। हालांकि लोली ने कुछ नहीं कहा, उसकी गंगा की तरफ नजर चिंता से भरी थी। गंगा ने हिमानी और बाकी को कहा, चिंता मत करो, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। हिमानी और बाकी तीनों बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे थे। वे इतने घबराए हुए थे कि समझ न पा रहे थे क्या करें। उमेश चिल्लाया, हिमानी, रूबीना, रास्ता हटो वरना मुझे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। रूबीना और बाकी ने सांस छोड़ते हुए कदम पीछे हटाया, गंगा की बहुत चिंता करते हुए। हिमानी ने तो दवाइयां तक निकाल ली ताकि जैसे ही गंगा घायल हो वे उसे दे सकें। मंच के मध्य में सभी ने खुला स्थान बना दिया। गंगा और उमेश दोनों किनारों पर खड़े थे। माहौल कड़ा था और लड़ाई फूट पड़ने वाली थी। गंगा का कारोबार खत्म, उमेश के खिलाफ जाना उसकी समझदारी नहीं है। क्या शर्म की बात है, एक बढ़िया अल्केमिस्ट किसी से झगड़ा क्यों करे? भीड़ में कुछ लोगों को गंगा पर दया आई, जबकि कुछ लोग तंज कस रहे थे। पर सबकी सहमति यही थी कि गंगा के जीतने की कोई संभावना नहीं थी। क्लाइंग उमेश ने अपनी कीमती तलवार जमीन पर जोर से ठोक दी और पूरी भीड़ मौन हो गई।
उसने एक उंगली से गंगा को बुलाया और घमंडी अंदाज में कहा, मत कहना कि मैं बदमाशी कर रहा हूँ, मैं तुम्हें 3 चाल दूंगा। जरूरत नहीं, बस शुरू करो। गंगा ने बेचैनी भरा चेहरा दिखाया। वो आलसी अंदाज में खड़ा रहा और जम्हाई ली। उसने कहा, तुम्हें हराकर मैं वापस सोने जाऊंगा, जल्दी करो। लड़के, तुम बहुत घमंडी हो। ठीक है, लो भर लो। उमेश की आंखों में ठंडा प्रकाश चमका। उसने तलवार थामते हुए एक चाल चली और गंगा पर वार किया। तलवार पर सच्ची ऊर्जा संघनित हुई और 2 मीटर से अधिक लंबी तलवार ने प्रचंड शक्ति जारी की। तलवार की हवा दावत हॉल से गुजरती हुई हर कोई एक प्रभुत्वपूर्ण लहर महसूस करने लगा। जैसा कि अपेक्षित था, टायरन ड्रैगन स्लैश, इसकी शक्ति वाकई जबरदस्त है। इस वार से गंगा की किस्मत तमाम, सब हैरान थे और उमेश की शक्ति का और स्पष्ट अंदाजा हुआ। उसने उदयपुर की नई पीढ़ी से पूरी तरह बढ़कर एक अलग स्तर स्थापित कर लिया था, शहर के नायक के बेटे की तरह। वहीं दूसरी ओर गंगा बस वहां खड़ा था, बिल्कुल शांत, बिना किसी सच्ची ऊर्जा के हलचल के, मानो उसे उमेश की चाल दिखाई तक न दे रही हो। भीड़ सर हिलाकर सोचने लगी, इतनी हिम्मत कहां से आई, ये आत्मविश्वास किस बात पर आधारित है। वो मर गया, वही मर गया। डेनिश ने खुशी में मुठ्ठियां बांध ली, चेहरा खुशी से चमक उठा। मोहिनी, रोहित, फातिमा और उनके पीछे खड़े लोग भी तंज भरे मुंह बनाए हुए थे। ले आओ। उमेश की आंखों में एक तेज चमक आई और वह अपनी तलवार नीचे लाया। सब सोच रहे थे कि गंगा को मार डाला जाएगा, पर निर्णायक क्षण पर अचानक सब कुछ थम गया। उमेश की दंभयुक्त और तेज तलवार हवा में लटकी रही, नीचे नहीं गिरी। क्या उसने नरमी दिखाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबने ध्यान से देखा तो गंगा ने अपना दाहिना हाथ उठाया। बिना किसी सच्ची ऊर्जा के हलचल के उसने अपनी शारीरिक शक्ति से उमेश की तलवार को पकड़ा और तलवार को और नीचे गिरने से रोक दिया। धार उसके सिर से 10 सेंटीमीटर से भी कम थी। तलवार से घूमती हुई सच्ची ऊर्जा उस पर टूट रही थी, फिर भी ऐसा लगता था कि उसमें किसी तरह की विनाशकारी शक्ति नहीं थी। वो उसे नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थी। ये कैसे संभव है? उमेश स्तब्ध रह गया और अपनी सारी ताकत लगाकर तलवार को दबाने की कोशिश करने लगा। हालांकि कीमती तलवार मानो जमी हुई हो, 1 इंच भी न हिली। बूम! एक जोर की आवाज आई। सबने देखा कि गंगा की टांग तेजी से चमकी और उमेश हवा में उछलकर पीछे की ओर फेंक दिया गया। वह अपनी कीमती तलवार तक पैक नहीं कर पाया, जिसे गंगा ने पकड़ लिया। बूम! उमेश दीवार से टकराया, दीवार तोड़ते हुए बाहर गिर पड़ा और हॉल के बाहर सीधे लुढ़क गया। बाहर की ओर बने छेद से सबने देखा कि उमेश बाहर लेटा था, आंखें बंद। कोई नहीं जान पाया कि वो मर गया है या जिंदा। उसके पेट पर खून भरा गहरा घाव था। सब सहमति से हैरान रह गए और फिर पूरा कमरा अचानक गहरे सन्नाटे में डूब गया। इतना सन्नाटा कि सुई गिरने की आवाज सुनाई दे। हर किसी की निगाहें गंगा पर टिकी थीं। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि गंगा अंततः विजेता साबित होगा और इतनी आसानी से जीत जाएगा। उदयपुर का वो चर्चित प्रतिभाशाली युवक भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। उमेश ने जो कहा था कि ताकत की ही इज्जत है, यह सही था, पर यहाँ असली ताकत कौन दिख रही थी? तुम्हारी जान मैं बख्श दूंगा और यह चाकू, इसे मेरे लिए मुआवजे के रूप में दे दो। गंगा ने मौन तोड़ते हुए कहा। तलवार अपनी स्टोरेज रिंग में रखी और फिर मुड़कर बाहर चला गया, कहते हुए, अगर तुम मुझे नहीं चाहते तो मैं किसी और जगह चला जाऊंगा जो मुझे चाहेगी। अलविदा। भीड़ ने जल्दी से रास्ता दिया और किसी ने भी गंगा के रास्ते में खड़ा होने की हिम्मत नहीं की। डेनिश और बाकी के पास से गुजरते हुए डेनिश, रोहित और बाकी के चेहरे पहले से ही पीले पड़ चुके थे। वे कुछ कदम पीछे हट गए और भीड़ के पीछे छिप गए, डरते हुए कि गंगा उन्हें देख न ले। गंगा ऐसी छोटी मोटी हस्तियों की परवाह नहीं करता था। वो सीधे जनरल के हवेली से बाहर चला गया और उसकी आकृति धीरे धीरे दूर चली गई। उसकी दूर होती हुई आकृति को देखते हुए वहां मौजूद नौजवानों में एक उत्तेजना सी दौड़ गई। वे भी किसी गंगा जैसे बनना चाहते थे। वो वाकई बहुत कूल था। गंगा, मेरा इंतजार करो। हिमानी होश में आई और प्रशंसा के साथ उसकी आंखों में थोड़ी चमक भी थी। वह जल्द ही गंगा के पीछे दौड़ी। रूबीना और लोली ने कुछ कदम उठाए पर अंत में पकड़ न सके। गंगा को हिमानी ने बुलाया था तो वह उनके साथ गया होता, फिर वे उसे क्यों पीछा कर रहे थे? रूबीना खुशी से बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि गंगा इतना मजबूत होगा। मुझे भी उम्मीद नहीं थी। लोली ने कड़वी मीठी मुस्कान दी और पिछली बार गंगा के बारे में उसकी शंकाओं को अब बेवकूफ़ी लगने लगी।
उमेश के स्वागत के लिए जो डिनर रखा गया था वह यहीं समाप्त हो गया क्योंकि मेजबान गंभीर रूप से घायल हो चुका था। ओलिवर उदास चेहरा लिए उमेश को आंगन में लेकर गया, जबकि बाकी लोग विदा लेने लगे। आंगन में एक मध्यम आयु का आदमी नीले चोगे में अपनी तलवार अभ्यास कर रहा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि रखा था, शहर की गहजनी का जनरल। कदमों की आवाज सुनकर उसने पूछा, क्या हुआ? क्या तुमने उस घमंडी को मार दिया? बड़े भाई, ओलिवर ने पुकारा और रका ने तलवार मंजूरे में रख दी और मुड़कर देखा। बेहोश पड़े उमेश को देखकर वह कुछ क्षण के लिए चकित हुआ, फिर जल्दी से आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया, चेहरा क्रोध से भरा। यह उसका कीमती बच्चा था, उसका अभिमान, और अब वह गंभीर रूप से घायल था। उसने ओलिवर की तरफ घूरते हुए कहा, आंखों में हत्यारी चमक, तुरंत किसी को लगा दो, मुझे उस आदमी का सिर चाहिए आज रात। हाँ बड़े भाई, ओलिवर ने सिर हिलाया और रका के फैसले पर कोई सवाल नहीं किया। अभी जो हुआ उसके बाद जिंदल फैमिली और गंगा के बीच का रिश्ता पूरी तरह टूट चुका था। एक 20-25 साल का अर्थ लेवल अल्केमिस्ट जो एक पीक कॉ फॉर्मेशन कल्टिवेटर को हरा सके, ऐसे व्यक्ति को नाराज किया गया है तो अब उसे मिटाना ही होगा, वरना भविष्य में यह व्यक्ति एक खतरनाक खतरा साबित होगा। ओलिवर ने तुरंत जिंदल फैमिली के 4 सबसे शक्तिशाली जनरलों को बुलाया जो सभी कॉ के शिखर स्तर पर थे। उनमें से एक तो ओलिवर जैसा ही था, बस एक अंतिम कदम दूर एक्स्ट्रॉर्डिनरी रेल्म की सीमा से। उस आदमी का सिर लेकर आओ, ओलिवर ने आदेश दिया, और वे चारों गार्ड पल भर में आंगन से गायब हो गए। भले ही गंगा कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, ओलिवर को यकीन था कि 4 पीक कॉ फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स उसे संभाल नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार गंगा का कल्टिवेशन स्तर तो केवल कॉ फॉर्मेशन के मध्य चरण में था। गंगा ने हिमानी को रून गिल्ड तक छोड़ा और फिर गोस्वामी फैमिली की ओर लौट आया। हालांकि रात ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन ब्लैक स्टार में रात्रि जीवन बहुत सक्रिय नहीं था। गलियां शांत थीं, कुछ ही राहगीर इधर उधर नजर आ रहे थे। गंगा एक संकरी गली में चला गया और जब देखा कि आसपास कोई नहीं है तो शांत स्वर में बोला, निकल आओ, क्या तुम कल सुबह तक मेरा पीछा करने का सोच रहे हो? शूशश 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 4 आकृतियां एकदम से सामने आ गईं, 2 आगे और 2 पीछे, गंगा को पूरी तरह घेरते हुए। जिंदल फैमिली। गंगा ने सामने खड़े सबसे अधिक कल्टिवेशन वाले व्यक्ति की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, वो व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोला। गंगा ने हंसी में कहा, क्या बात है, लगता है आज मजा अभी खत्म नहीं हुआ, अब भी खेल जारी रखना चाहते हो? हम तुम्हारा सिर लेने आए हैं। ठंडी आवाज के साथ सामने वाले ने हाथ उठाया और चारों एक साथ गंगा पर टूट पड़े। गंगा ने अपना हाथ पलटा और ब्लैक लाइट स्वॉर्ड निकाल ली। उसकी आंखों में हत्या की चमक दौड़ गई। वह जरा भी पीछे नहीं हटा, सीधा चारों पर झपट पड़ा। कुछ ही सांसों में उन 4 हत्यारों में से 3 के सिर उनके शरीर से अलग हो चुके थे, बस एक जीवित बचा था। पर आखिर में वह भी केवल एक टांग के साथ रह गया। उसकी आंखों में भय था, शरीर कांप रहा था। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक कॉ फॉर्मेशन के मध्य स्तर वाला व्यक्ति उन्हें कुछ ही पलों में पूरी तरह कुचल देगा। उन्हें तो अपने जादुई कौशल छोड़ने का मौका तक नहीं मिला। गली में सन्नाटा छा गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। मैंने उमेश की जान बख्शी थी और अब तुम लोग मुझे मारने आए हो। हन, कितना दिलचस्प। गंगा ने तिरस्कार से मुस्कुराया, ब्लैक लाइट स्वॉर्ड म्यान में रखी, नीचे पड़े आखिरी बचे व्यक्ति की ओर देखा और बोला, वापस जाकर अपने मालिक से कहना, आज के अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। ये कहकर गंगा पलटा और बिना पीछे देखे चला गया। अंधेरी गली के अंत में उसकी आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। काफी देर बाद वह आखिरी जीवित व्यक्ति होश में आया। दीवार से सहारा लेते हुए एक टांग पर उछलता उछलता जनरल्स मैंशन की ओर लौट गया। लखन, ये क्या हाल बना लिया तुमने? लखन को सिर्फ एक टांग पर लौटते देख रका और ओलिवर के चेहरे बदल गए। उमेश अभी तक बेहोश पड़ा था, पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भेजे गए लोग इतनी जल्दी लौट आएंगे। लखन की हालत देखकर ही वे समझ गए कि हत्या का प्रयास विफल हो गया। लेकिन गंगा तो सिर्फ कॉ फॉर्मेशन के मध्य चरण में था। चाहे उसका शरीर कितना ही मजबूत क्यों ना हो, फिर भी 4 पीक कॉ फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स को कैसे हरा सकता है? लखन कुर्सी पर गिर पड़ा। उसकी आंखें भय से चौड़ी थीं। कांपती आवाज में बोला, वह आदमी बहुत शक्तिशाली था। उसके हाथ में एक काली तलवार थी और उसकी गति इतनी तेज थी कि हम चारों ने मिलकर हमला किया, फिर भी कुछ ही सांसों में बाकी सब मर गए। क्या?
रखा और ओलिवर दोनों ने चौंक कर कहा, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बुरी तरह हार मिल सकती है। लखन, तुम वापस कैसे बचे? ओलिवर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। लखन ने कहा, उसने कहा कि वापस जाकर तुम्हें बताऊं, वह आज के अपमान का बदला लेने आएगा। लखन को जिंदा छोड़ना जिंदल फैमिली के लिए खुली चुनौती थी। रका का चेहरा अंधेरा पड़ गया और उसने क्रोध में कहा, यह आदमी वाकई हद से ज्यादा घमंडी है। वह मुझे, उदयपुर के सिटी गार्ड जनरल और ट्रांसेंडेंट सेकंड लेवल कल्टिवेटर को भी नजरअंदाज कर रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि उसमें कितनी ताकत है। ओलिवर ने गंभीर स्वर में कहा, भाई, इस व्यक्ति के प्रेसिडेंट से घनिष्ठ संबंध हैं और वह किसी शक्तिशाली शरीर संवर्धन तकनीक का अभ्यास करता है। मुझे चिंता है कि उसके पीछे कोई बड़ी ताकत होगी। रखा ने कहा, अगर आज हमने कार्रवाई नहीं की तो उदयपुर में जिंदल फैमिली की इज्जत कहाँ रह जाएगी? इस आदमी को खत्म करना ही होगा। ओलिवर ने कुछ क्षण सोचकर कहा, भाई, क्यों न तुम नीलामी के बाद कार्रवाई करो। अगर तुम टॉप ग्रेड अर्थ पिल हासिल कर लोगे तो तुम्हें ट्रांसेंडेंट रेल्म के तीसरे स्तर तक पहुंचने का मौका मिलेगा। तब चाहे उसके पीछे कोई भी हो, हमें फायदा रहेगा। रखा कुछ देर चुप रहा, फिर सिर हिलाते हुए बोला, दूसरे भाई, तुम सही कह रहे हो। इस हालत में उस घमंडी को कुछ दिन और जीने दो। चेंबर ऑफ कॉमर्स की नीलामी खत्म होते ही उसकी मौत तय है। जिंदल फैमिली में नीलामी के बाद ग्रेट डायनेस्टी जाने से पहले इन्हें पूरी तरह मिटा दूंगा। ये सोचते हुए गंगा गोस्वामी फैमिली के घर पहुंचा। डैपाओ पूंछ हिलाते हुए उसके पास आया, लेकिन रात होने की वजह से उसने जोर से आवाज नहीं की। योगेश और एलिसन पहले से ही सो चुके थे और पूरा घर अंधेरे में था, सिवाय गंगा के कमरे की रोशनी के, जो अब भी जल रही थी। गंगा ने अपनी डिवाइन सेंस छोड़ी और तुरंत पहचान लिया कि कमरे में लोली है। उसने दरवाजा खोला, अंदर देखा तो लोली मेज के सामने बैठी थी। टेबल पर लाल मोमबत्ती की लौ कांप रही थी और उसके पीछे उसकी परछाई हिल रही थी। वह सफेद हल्की पोशाक में थी और मंद रोशनी में उसकी सुंदरता में एक हल्की उदासी झलक रही थी। यिंग, तुम अभी तक सोई नहीं, मेरे कमरे में क्या कर रही हो? गंगा मुस्कुराते हुए उसके सामने बैठ गया और पूछा। जनरल की हवेली से लौटने के बाद लोली सोने गई थी, लेकिन चाहकर भी उसे नींद नहीं आई। उसके मन में बस गंगा ही घूम रहा था। आखिरकार उसने उठकर गंगा के कमरे में उसका इंतजार करने का निश्चय किया। वह गंगा की आंखों में देखते हुए बोली, गंगा, तुम मुझसे कितने राज छिपा रहे हो? गंगा ने मासूमियत से कहा, मैंने तो पहले ही सब सच बताया था, पर तुमने विश्वास नहीं किया। लोली कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर समझी कि यह सच था। गंगा ने कहा था कि वह एक मास्टर है, अल्केमिस्ट है और प्रेसिडेंट को जानता है। लोली ने तब इनमें से किसी पर भरोसा नहीं किया था। आज जनरल्स मैंशन में गंगा की शक्ति देखकर ही उसे एहसास हुआ कि वह अब तक उसे गलत समझती आई थी। क्या तुम उदयपुर में ही रहने वाले हो? लोली ने अचानक पूछा, बिना सोचे। उसके दिल में उम्मीद थी कि गंगा हाँ कहेगा। गंगा ने कहा, मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं, लेकिन ज्यादातर लापता हैं। सिर्फ एक रिश्तेदार ग्रेट डायनेस्टी में है। कुछ समय बाद मैं वहां जाने का सोच रहा हूँ। लोली ने उदासी से मुस्कुराया, उठी और बोली, पहले जो मैंने शक किया उसके लिए माफी चाहती हूँ। अब तुम आराम करो, मैं भी अपने कमरे जा रही हूँ। ये कहकर लोली मुड़कर बाहर जाने लगी। रुको। गंगा खड़ा हुआ और लोली की कलाई पकड़ ली। लोली अचंभित रह गई। गंगा ने इतनी ताकत से खींचा कि वो सीधे उसकी बाहों में गिर पड़ी। अगले दिन नाश्ते के समय लोली ने जैसे ही गंगा को देखा, उसके गाल लाल हो गए। वह पूरी तरह सिर झुकाए बैठी रही और एक शब्द भी नहीं बोली। योगेश और एलिसन को यह अजीब नहीं लगा, लेकिन गंगा को माहौल कुछ असहज लगा। लोली को और परेशानी में न डालने के लिए वह जल्दी से उठ गया और बोला, मैं खा चुका हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। गंगा के जाने के बाद लोली ने राहत की सांस ली। योगेश ने नाराज होकर कहा, सारा दिन बस आराम करना जानता है, हमारे घर पर खाता है, रहता है और बदले में कुछ करने की सोचता भी नहीं। उसने लोली की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें पता है वह दिन भर करता क्या है? लोली अपने पिता की बात ठीक से सुन नहीं पाई और हैरान नजरों से उन्हें देखने लगी। योगेश ने भौहें चढ़ाई और कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। लोली ने सिर हिलाया, फिर उठकर एलिसन से पूछा, माँ, पिछली बार गंगा ने जो चाबी दी थी आपने कहाँ रखी है? एलिसन उलझन में बोली, कौन सी चाबी? लोली ने कहा,
वो जेम मैंशन की चाबी? ओ, वो तो बस गंगा की दी हुई एक छोटी सी चीज है। मैंने उसे अपने कमरे की दराज में रख दी थी। अरे यिंगर, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? एलिसन की बात पूरी होने से पहले ही लोली दौड़कर कमरे में गई और चाबी निकाल लाए। उसने एलिसन और योगेश से कहा, पिताजी, माताजी, मेरे साथ चलिए, मुझे शक है कि ये चाबी असली है। योगेश हंस पड़ा और बोला, क्या बकवास कर रही हो? चेयरमैन भले ही जेम मैंशन में न रहता हो, लेकिन चाबी उसी के पास है। ये तो गंगा ने बस तुम्हारी माँ को खुश करने के लिए दी होगी। एलिसन ने भी कहा, यिंगर, बेवकूफ़ी मत करो, समय साधना में लगाओ, वही असली काम है। चलकर देख लेते हैं, क्या पता ये सच निकले। बिना कुछ कहे लोली ने एलिसन का हाथ पकड़ लिया और बाहर निकल गई। एलिसन उसे मना नहीं कर सकी, तो बोली, ठीक है, चलो देखते हैं। दोनों बाहर चलीं और योगेश, जिसके पास वैसे भी कुछ काम नहीं था, उनके पीछे हो लिया। थोड़ी देर में परिवार के तीनों सदस्य जेम मैंशन के बाहर पहुंच गए। दूर से विशाल दरवाजे को देखते ही उन पर एक दबाव सा महसूस हुआ। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो सब समझेंगे कि वे चोरी करने आए हैं। योगेश ने सिर हिलाया और कहा, यिंगर, छोड़ो इसे, अगर किसी ने हमें देख लिया तो बड़ी बेइज्जती होगी। एलिसन ने लोली का हाथ पकड़ा, बेटी, चलो वापस चलें, चाबी मैं संभाल कर रखूंगी, देखने की क्या जरूरत है, थोड़ा विश्वास बनाए रखना भी तो अच्छा होता है। लोली ने कुछ नहीं कहा, बस अचानक आगे बढ़ी और जेम मैंशन के फाटक तक पहुंच गई। उसने चाबी ताले में डाली और घुमाई, क्लिक, ताला खुल गया। लोली को जैसे पहले से उम्मीद थी, इसलिए वह बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुई। उसने दरवाजा धकेला, क्रीक आवाज करते हुए दरवाजा खुल गया। एलिसन और योगेश एकदम स्तब्ध रह गए। अरे यिंगर, जल्दी बाहर आओ, अगर किसी ने देख लिया तो बुरा हो जाएगा। योगेश को जैसे होश आया, वह झट से दौड़ा और लोली को बाहर खींच लाया, चेहरा घबराहट से भरा हुआ। 10 मीटर पीछे हटने के बाद ही उसने रुककर जेम मैंशन की ओर घूरा और गंभीरता से बोला, गंगा कितना बड़ा दुस्साहसी है, उसने तो गिल्ड मास्टर मो की चाबी चुरा ली होगी। हमें तुरंत ये चाबी लौटानी होगी, नहीं तो गंगा के साथ साथ हम भी फंस जाएंगे। एलिसन का चेहरा भी गंभीर था, उसे भी वही डर था। लोली ने कहा, घबराइए मत, ये चाबी चेयरमैन ने ही गंगा को दी होगी। गंगा को? योगेश ने अविश्वास से सिर हिलाया और बोला, प्रेसिडेंट की क्या हैसियत है, और गंगा की क्या? वह उसे हेवनली मैंशन क्यों देगा? उसने तुम्हें यही कहानी सुनाई होगी, ये सब झूठ है। एलिसन ने कुछ सोचकर कहा, यिंगर, आखिर हुआ क्या है? लोली ने खुले पड़े जेम मैंशन के दरवाजे की ओर देखा, हल्की मुस्कान दी और बोली, गंगा की ताकत हमारी सोच से कहीं अधिक है। क्या आप जानते हैं कि कल रात जनरल्स मैंशन में क्या हुआ? योगेश और एलिसन ने सिर हिलाया। वे तो रात में घर लौट आए थे, उन्हें बाहर की कोई खबर नहीं थी। लोली ने पूरी घटना सुनाई। सुनकर योगेश स्तब्ध रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे वह मामूली समझता था, वह वास्तव में एक अल्केमिस्ट है, और ऐसा मास्टर जो पीक को फॉर्मेशन स्टेज के विशेषज्ञ को हरा सके। एलिसन बेहद खुश हुई और बोली, हाँ, मैंने कहा था ना, गंगा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। लोली ने हल्की सी हंसी दी और मन में सोचा, भरोसा न करने की वजह यह नहीं थी कि मैं नहीं चाहती थी, बस वो बहुत युवा है और उसकी उपलब्धियां अविश्वसनीय लगती हैं। हम इतनी बड़ी भेंट स्वीकार नहीं कर सकते। योगेश ने लोली के हाथ से चाबी ली, आगे बढ़कर जेम मैंशन का दरवाजा बंद किया और बोला, चलो घर लौटें। गंगा जब वापस आएगा तो उससे ठीक से बात करनी होगी। हालांकि वह कह तो रहा था कि ठीक से बात करनी है, पर उसके दिल में पहले कही बातों के लिए माफी मांगने का विचार था। गोस्वामी फैमिली से निकलने के बाद गंगा के पास कोई ठिकाना नहीं था, तो वह सीधे रून गिल्ड चला गया। जैसे ही वह हरेश के ऑफिस में पहुंचा, उसने देखा कि हरेश माथे पर शिकन लिए बैठा है, मानो किसी परेशानी में हो। गंगा कुछ पूछता, उससे पहले ही हरेश की आंखें चमक उठी और वह बोला, मास्टर, मुझसे आपको एक मदद चाहिए थी, क्या आपके पास समय है? ये कहते हुए हरेश थोड़ा संकोच में था। आखिर पिछली बार उसे गंगा से बहुत लाभ मिला था, एक हेवनली मैंशन तक, और वह अभी तक उस एहसान का बदला नहीं चुका पाया था। फिर भी अब उसे फिर मदद मांगनी पड़ रही थी। गंगा बैठ गया और बोला, प्रेसिडेंट, बताइए क्या बात है? हरेश ने कहा, दरअसल हर साल उदयपुर और उससे 300 मील दूर अजंता सिटी के रून गिल्ड्स के बीच प्रतियोगिता होती है।
सच कहूं तो उदयपुर का रून गिल्ड पिछले 3 वर्षों से हारता आ रहा है, इसलिए इस बार मैं आपकी मदद चाहता हूं। गंगा ने पूछा, प्रेसिडेंट, अगर मैं इसमें हिस्सा लूं तो भुगतान का तरीका क्या होगा? गंगा न तो गिल्ड का सदस्य था, न ही कोई खाली व्यक्ति, इसलिए स्वाभाविक था कि उसे मेहनत मिलना चाहिए। हरेश का चेहरा खिल उठा और वह बोला, बस आप मदद करने के लिए तैयार हो जाए, रून गिल्ड की किसी भी वस्तु को आप चुन सकते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। गंगा ने सिर हिलाया, फिर विषय बदलते हुए पूछा, पर मैं रून गिल्ड का सदस्य नहीं हूँ, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हरेश ने मुस्कुराकर कहा, कोई समस्या नहीं, प्रतियोगिता में बाहरी प्रतिभागियों की इजाजत है, बस आपको रून गिल्ड का प्रतिनिधित्व करना होगा। गंगा बोला, अच्छा, तो प्रेसिडेंट, कृपया बताइए कि प्रतियोगिता का तरीका क्या है? हरेश ने कहा, रून के 4 प्रमुख शाखाएं होती हैं, एल्केमी, औषधि निर्माण, वेपन क्राफ्टिंग, हथियार निर्माण, फॉर्मेशंस, संरचना कला, और डेमन टेमिंग, राक्षस कंट्रोल। रून गिल्ड के पास डेमन टेमिंग की शाखा नहीं है, इसलिए उन्हें इस भाग में हार स्वीकार करनी पड़ती है। पहले भी अजंता सिटी के रून गिल्ड से हारने का कारण यही कमजोरी थी, डेमन टेमिंग में पिछड़ जाना, जिसके चलते वे लगातार 3 बार हार चुके हैं। एल्केमी, वेपन क्राफ्टिंग और फॉर्मेशंस, इन तीनों में उदयपुर और अजंता सिटी लगभग समान स्तर पर हैं। प्रतियोगिता में ये देखा जाएगा कि कौन सबसे उच्च स्तर की औषधि, हथियार और संरचना तैयार कर सकता है। डेमन टेमिंग तो तय हार है, इसलिए हमें बाकी 3 में से 2 जीतनी ही होंगी। अगर मास्टर आपने हमारी एल्केमी प्रतियोगिता में मदद की तो हमारी जीत की संभावना काफी बढ़ जाएगी। गंगा ने उलझन भरे स्वर में पूछा, अगर दोनों पक्ष 2-2 मुकाबले जीत जाएं तो क्या होगा? हरेश ने कहा, ऐसे में एक अतिरिक्त राउंड रखा जाएगा, जिसका विषय दोनों पक्ष मिलकर तय करेंगे। ये तो काफी सीधा है। गंगा ने सिर हिलाया और पूछा, कब शुरू करते हैं? हरेश बोला, अभी चलते हैं। गंगा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इतनी जल्दी? कितना समय लगेगा? हरेश ने जवाब दिया, लगभग 5 से 6 दिन। ठीक है, मैं साथ चलता हूँ। गंगा ने अरपाव को बुलाया, लोली के परिवार के लिए एक पत्र लिखा, जिसमें बताया कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर रहेगा, और अरपाव को पत्र लेकर लौटने को कहा। इस बीच डैपाव भी गोस्वामी फैमिली के घर पर ही रहेगा। सब तैयारी पूरी करने के बाद वो और हरेश गाड़ी में बैठकर अजंता सिटी की ओर रवाना हो गए। उनके साथ रून गिल्ड के और लोग भी थे, जिनमें एल्केमिस्ट्स, फॉर्मेशन मास्टर्स और वेपन रिफाइनर्स शामिल थे। जीवन भी उन्हीं में से एक था। गंगा को देखकर जीवन की आंखों में ईर्ष्या की झलक चमक उठी। भले ही पिछली बार स्पिरिट स्टोन्स हारने के बाद वह गंगा की एल्केमी क्षमता से चकित था, लेकिन उसके दिल में कड़वाहट अब भी बाकी थी। आधे दिन से भी कम समय में गंगा और उसकी टोली अजंता सिटी पहुंच गई। अजंता सिटी का आकार उदयपुर जैसा ही था और वहां का रून गिल्ड भी उसी स्तर का था। अजंता सिटी के रून गिल्ड द्वारा स्वागत के बाद गंगा और बाकी लोग एक रेस्टोरेंट में ठहर गए। अगले कुछ दिनों में दोनों शहरों के रून गिल्ड्स के बीच प्रतियोगिता शुरू हुई। इस बीच अजंता रून गिल्ड ने माहौल गरमाने के लिए गिल्ड के बाहर कई स्टॉल लगाए, जिन्हें अप्रेंटिसेस संभाल रहे थे। वहां हथियार, औषधियां और अन्य वस्तुएं बेची जा रही थीं। कार्यक्रम के अनुसार पहले मुकाबले वेपन क्राफ्टिंग और फॉर्मेशंस में हुए। हरेश ने गंगा को परेशान नहीं करना चाहा, इसलिए उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया और खुद उदयपुर गिल्ड की टीम के साथ मुकाबले में शामिल हुआ। गंगा 2 दिन तक रेस्टोरेंट में ही रहा और अपना समय साधना में बिताया। तीसरे दिन वह कमरे से निकला और अजंता सिटी के रून गिल्ड के सामने लगे स्टॉल्स पर घूमने गया। वहां बिक रही चीजें उसकी नजर में कोई खास नहीं थीं। सब औसत स्तर की औषधियां और सामान्य जादुई वस्तुएं थीं। ऊपर से दाम भी बेहिसाब, चेंबर ऑफ कॉमर्स से 2 गुने। भाई साहब, ये औषधि कोई साधारण नहीं है। इसे एक मास्टर ने तैयार किया है। इसकी शक्ति समान स्तर की किसी भी औषधि से 3 गुना है, लेकिन हम आपसे सिर्फ 2 गुना दाम लेंगे। इससे सस्ता सौदा कहीं नहीं मिलेगा। महिला जी, ये तलवार भले ही मध्य स्तर की स्पिरिचुअल वेपन है, पर इसकी शक्ति उच्च स्तर की तलवार जैसी है। क्यों ना एक बार आजमाएं, ये बाल तक काट देगी। अप्रेंटिसेस की जुबान मीठी थी, कोई भी रुककर देखे तो वे तुरंत बढ़ा चढ़ा कर तारीफ करने लगते। गंगा को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह लौटने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आए। गंगा, वह पलटा, देखा तो रूबीना थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों ने एक साथ पूछा।
पहले तुम बोलो। दोनों फिर एक साथ बोले और हंस पड़े। गंगा चुप हो गया और आखिर में रुबीना ने कहा, हर साल रून गिल्ड प्रतियोगिता के समय यहाँ औषधियाँ बिकती हैं। मैं देखने आई थी कि कोई उपयुक्त औषधि मिले तो खरीद लूं। गंगा ने सलाह दी, इन औषधियों की गुणवत्ता बहुत खराब है और कीमतें बेहिसाब। ये उदयपुर के चेंबर ऑफ कॉमर्स की औषधियों के सामने कुछ भी नहीं है, इन्हें मत खरीदना। स्टॉल के पीछे खड़े अप्रेंटिसेस ये सुनकर नाखुश हो गए और तिरछी नजरों से बोले, आप खरीदना नहीं चाहते तो मत खरीदिए, पर दूसरों का सौदा तो मत बिगाड़िए। रुबीना ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। क्या तुम भूल गई कि मैं एक अल्केमिस्ट हूं? नहीं भूली। रुबीना ने मुस्कुराकर पूछा, वैसे तुमने बताया नहीं कि यहाँ क्या कर रहे हो? गंगा ने कहा, दोनों रून गिल्ड्स की प्रतियोगिता चल रही है, मैं उदयपुर गिल्ड की ओर से समर्थन में आया हूँ। रुबीना बोली, तभी तो तुम पिछले 2 दिन उदयपुर में नहीं थे। यंगियर और मेरा भाई तुम्हें ढूंढ रहे थे। गंगा ने आश्चर्य से पूछा, मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? रुबीना ने कहा, अनिकेत कह रहा था कि वह तुम्हारा शिष्य बनना चाहता है, तुमसे बॉडी ट्रेनिंग और अल्केमी सीखना चाहता है। और यंगर कह रही थी कि उसके पास तुम्हारी कोई चाबी है जो उसे तुम्हें लौटानी है, पर मैं नहीं जानती वह कौन सी चाबी है। ओह, गंगा ने बस सिर हिलाया और इस विषय पर ज्यादा बात नहीं की। दोनों कुछ देर और बातें करते रहे। फिर रुबीना ने पूछा, हालांकि बाहरी लोग रून गिल्ड की प्रतियोगिता देख सकते हैं, पर टिकट पाना बहुत मुश्किल है। क्या तुम मुझे बाकी अल्केमी और मॉन्स्टर टेमिंग प्रतियोगिता दिखाने ले जा सकते हो? कोई दिक्कत नहीं। गंगा ने हामी भरी, उसका पता पूछा और कहा कि वह कल उसे लेने आएगा। दोनों अलग हुए और गंगा वापस रेस्टोरेंट लौट आया। वहां देखा, हरेश और बाकी गिल्ड के लोग लौट चुके थे, लेकिन सबके चेहरे उतरे हुए थे। स्पष्ट था कि वेपन क्राफ्टिंग और फॉर्मेशंस की प्रतियोगिता का परिणाम अच्छा नहीं रहा। पूछने पर गंगा को पता चला कि वे बुरी तरह हार चुके थे और यह एक पूर्ण पराजय थी। सोचा नहीं था कि उनके पास मिड लेवल अर्थ ग्रेड फॉर्मेशन मास्टर और वेपन रिफाइनर होंगे। हार तो जायज है, लेकिन वे तो हद कर रहे हैं, बार बार व्यंग्य और बेरहम बातें कर रहे हैं। अब ये अपमान निगलना मुश्किल है। हमारे पास डेमन टेमिंग की टीम नहीं है और अब सिर्फ अल्केमी बची है। भले ही जीतें, कुल प्रतियोगिता तो फिर भी हार ही मानी जाएगी। सबका मन भारी था और आत्मविश्वास टूट चुका था। हरेश भी चिंतित था, लेकिन उसने सबको ढांढस बंधाया। अभी सब खत्म नहीं हुआ। कल की अल्केमी प्रतियोगिता हमें हर हाल में जीतनी होगी, नहीं तो रून गिल्ड की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। सबने सिर हिलाया, लेकिन चेहरों से साफ था कि उम्मीद बहुत कम बची है। हरेश ने सबको विदा किया और गंगा से कहा, मास्टर, आपकी तकलीफ बेकार गई। अफसोस, आप आए और फिर भी हार हुई। गंगा ने पूछा, प्रेसिडेंट, आप जीत हार को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? क्या सिर्फ सम्मान की बात है या कुछ और भी दांव पर है? हरेश ने गंभीर चेहरा बनाते हुए समझाया, हर रून गिल्ड को जब पहली बार स्थापित किया जाता है तो रून गिल्ड हेडक्वार्टर्स की ओर से 7 रून मार्क्स दिए जाते हैं। समान स्तर के रून गिल्ड एक दूसरे को चुनौती दे सकते हैं। हारने वाले गिल्ड को विजेता को 1 रून मार्क देना पड़ता है। अगर कोई रून गिल्ड अपने सभी 7 मार्क्स हार जाता है तो उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता है। और अगर कोई रून गिल्ड 50 मार्क्स एकत्र कर लेता है तो उसे रून गिल्ड हेडक्वार्टर्स में जाकर स्टडी करने का अधिकार मिल जाता है। गंगा समझ गया और पूछा, तो रून गिल्ड के पास अब कितने मार्क्स बचे हैं? हरेश ने कड़वी मुस्कान दी, बस 1। रून गिल्ड के पास अब केवल 1 ही रून मार्क बचा था। इसका मतलब ये था कि गिल्ड का अस्तित्व ही खतरे में था। अगर वे इस बार अजंता रून गिल्ड से हार गए तो उनका आखिरी रून मार्क भी चला जाएगा और गिल्ड को बंद कर दिया जाएगा। गंगा को अब पूरी बात समझ आई। उसे एहसास हुआ कि वे लोग सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि अपना घर भी खोने के डर से इतने मायूस थे। उसने मन में सोचा, ऐसा लगता है कि रून गिल्ड के लिए ये प्रतियोगिता किसी भी हाल में हारने लायक नहीं है। हरेश ने कड़वाहट भरे स्वर में सांस छोड़ी, हम पहले ही 2 मुकाबले हार चुके हैं, अब बस 1 ही अल्केमी प्रतियोगिता बची है। लेकिन भले ही हम इसे जीत जाएं, फिर भी कुल परिणाम में हम हार ही मानेंगे। गंगा हल्का मुस्कुराया और बोला, नहीं, एक और प्रतियोगिता बाकी है, डेमन टेमिंग। डेमन टेमिंग? हरेश ने सिर हिलाया, छोड़ो, रून गिल्ड के पास तो डेमन टेमिंग का विभाग ही नहीं है। इस प्लेस में मैं ही सबसे अनुभवी हूँ और मैं भी अधिकतम एनलाइटनमेंट रेल्म के राक्षसों को काबू कर सकता हूँ।
जबकि अजंता रून गिल्ड का अध्यक्ष पीक कॉ फॉर्मेशन स्तर के राक्षसों को वश में कर सकता है। हम उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? गंगा हंस पड़ा। तो क्या इसी के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ? तुम? हरेश एकदम चौंक गया। मास्टर, आप एल्केमी में निपुण हैं, वेपन क्राफ्टिंग में भी दक्ष हैं। पिछली बार आपने कहा था कि फॉर्मेशंस की भी जानकारी रखते हैं, और अब आप कह रहे हैं कि आप डेमन टेमिंग भी जानते हैं। एक इंसान में इतना कुछ कैसे संभव है? वास्तव में गंगा ने अब तक बहुत अधिक राक्षस नहीं वश में किए थे, परंतु अब उसकी स्पिरिचुअल पावर बेहद प्रबल हो चुकी थी, और इमॉर्टल डेमन मैजिकल कैनन में मौजूद डेमन टेमिंग तकनीकें उसके लिए तैयार साधन थीं। अब उसके भीतर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी। अगर यह उसका पहला प्रयास भी होता, तो भी डिवाइन सेंस की शक्ति से किसी भी राक्षस को दबाना उसके लिए कठिन नहीं था। डेमन टेमिंग रून बनाना और उसे अधीन करना उसके लिए एक खेल भर था। गंगा ने शांत स्वर में कहा, प्रेसिडेंट, अगर आप मुझ पर विश्वास करें तो मुझे डेमन टेमिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने दें। मैं यह नहीं कहता कि मैं 100% जीतूंगा, लेकिन एक मौका तो बनता है। सच में? हरेश हिचकिचाया। आखिर किसी व्यक्ति का 2 रून कलाओं में निपुण होना भी दुर्लभ होता है, लेकिन गंगा तो चारों में पारंगत होने की बात कर रहा था। ऐसा व्यक्ति तो पूरे ब्लैक स्टार के रून गिल्ड्स में भी शायद ही कोई हो। लेकिन अब गंगा ही उसकी आखिरी उम्मीद था। उसने झुककर कहा, ठीक है मास्टर, अब सब आपकी कृपा पर निर्भर है। कृपया ये प्रयास कीजिए। गंगा ने सिर हिलाया और बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगले दिन गंगा ने रुबीना को साथ लिया और शहर से बाहर निकल पड़ा। मिलेनियम मैजिकल योद्धा और मिस्टीरियस मैन गंगा का डेली एपिसोड आएगा, और आगे चलकर मिस्टीरियस मैन गंगा का मेंबर्स में भी एपिसोड आना स्टार्ट हो जाएंगे, डेली 2 एपिसोड ये। लेकिन जब होगा तब ड्रैगन लॉर्ड सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ही मेंबर्स में ये स्टार्ट होगा। अप्रॉक्स 1 मंथ के बाद ये स्टार्ट हो जाएगी मेंबर्स में। इसके अप्रॉक्स 600 वीडियोस तक बन जाएंगी। मिस्टीरियस मैन गंगा के 600 वीडियो के अब वीडियो बनेंगी इसकी। बहुत लॉन्ग स्टोरी है, और मिलेनियम मैजिकल योद्धा भी नियर फ्यूचर मेंबर्स के लिए आएगा, लेकिन उससे पहले मिस्टीरियस मैन गंगा, उसके बाद मिलेनियम मैजिकल योद्धा का मेंबर्स के लिए एपिसोड अपलोड होना स्टार्ट होगा, और डेली फ्री एक एपिसोड आता रहेगा हमेशा।